Hello, good evening, everyone. Am I audible? Good evening, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. चलो ठीक है। अ, पहले तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेमिनार। जैसे कि आप सबको पता है कि ये सेमिनार एक सेकेंड ना। चलो, जैसे कि सबको पता है कि ये सेमिनार सीयूईटी पीजी के बारे में होने वाला है। सोशियोलॉजी का जो पेपर होता है सीयूईटी पीजी में, पीजी यानी कि थोड़ा बहुत मुझे लगता है काफी बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जो बैचलर्स वाले, जो स्टार्टिंग के बैचलर्स के फेज में होंगे, तो उन्हें आइडिया नहीं होगा सीयूईटी पीजी क्या हो रहा है। कई बच्चों को एकदम पता भी नहीं होगा। मैं उनके लिए बेसिक से लेके चल रही हूँ, जिनको पता है उनके लिए नहीं, ठीक है। जिनको पता है उनके लिए हम आगे की चीजें देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा एकदम बेसिक से करते हैं कि सीयूईटी पीजी एटलीस्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सीयूईटी पीजी जो एग्जाम होता है वो एनटीए कंडक्ट कराता है पीजी के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो आप बैचलर्स के बाद करते हो। 3 साल बैचलर्स के बाद जो आप एमए या एमएससी एम कॉम ये सब करते हो, ये पीजी की डिग्रीज में आता है, ठीक है। तो इसके लिए अब बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो पहले जो यूनिवर्सिटीज होती थी वो अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट क्या करती थी, खुद ही कंडक्ट करवाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सीयूईटी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया है कि जिसमें एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है वो सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ 5 और गेस्ट हैं जो अभी मतलब इंडिया की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि उनका एक्सपीरियंस और उनका जो भी नॉलेज है वो आपको बहुत इंस्पायर करेगा अगर आप सुनेंगे उन लोग को। इसीलिए मैंने सबको प्रेफर किया था कि आप लोग जरूर आना। अगर आपको नहीं भी सीयूईटी पीजी देना है तो भी आप जरूर आना, क्योंकि कहीं ना कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। कि चाहे हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिले, चाहे हम सीयूईटी पीजी नहीं भी दे रहे हैं तब भी हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिल सकता है, या फिर उन्होंने अपने समय पर कैसे तैयारी करी थी वो जानने को मिल सकता है। तो वो बहुत इंस्पायरिंग जो सिचुएशन होती है वो बहुत इंस्पायर करता है सामने वाले को, है ना। तो उससे पहले मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर किसी को कुछ कहना है तो सवाल जवाब का जो सेशन है वो आखिरी में रखा गया है, तो उससे पहले अपने माइक ना ऑन करें। अगर किसी को बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ कहना है तो हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बीच में कोई माइक खोल के नहीं बोलेगा, ठीक है, तो पूरा इंटरप्ट हो जाएगा अदरवाइज। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 गेस्ट कौन कौन है, ठीक है। आई होप मेरे सारे गेस्ट यहाँ पहुंच चुके होंगे, ठीक है। लेट मी टेक अ मूवमेंट टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। पहले है राजेश बोहरा, जो आईआईटी रुड़की से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी है मिस संचिता जो इग्नू से अपनी पीएचडी परस्यू कर रही हैं। तीसरी है मिस शिवानी जो उन्हीं के साथ इग्नू से ही अपनी पीएचडी परस्यू कर रही है। चौथे हैं मिस्टर रवि जो जेएनयू से फिलहाल अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। और पांचवे है संजीव जो कि जेएनयू से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 गेस्ट हो गए। आज का जो सेशन है वो पूरा फ्री होने वाला है। आज आपको पता चलेगा सीयूईटी पीजी में है क्या, सोशियोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं एटलीस्ट 5-10 मिनट 5-6 मिनट लूंगी आपके थोड़ा बहुत एजेंडा समझाने में कि करने क्या वाले हैं, ठीक है। बाकी गेस्ट आपको डिटेल में समझाएंगे, जो भी चीजें हो रही है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत एकदम, क्योंकि मेरे को तो आप सुनते ही हो, मेरे को रोज सुनते हो कि क्लास में भी आप रोज सुन रहे हो, मेरे को जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी रोज सुनते हैं। लेकिन कुछ नया हमेशा हमें ट्राई करते रहना चाहिए ताकि एक स्पाइस ऐड होता रहे लाइफ में ना। तो एजेंडा है, थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सिलेबस एनालिसिस कर लेती हूँ सोशियोलॉजी का, और पीवाईक्यू एनालिसिस हमारी एक मैम करने वाली है, ठीक है। बेस्ट बुक्स थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी और स्ट्रैटेजीज तो सभी लोग अपनी अपनी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है 2025 का, ठीक है। पहले जनरल पेपर भी इसमें था, लेकिन अब सिर्फ 75 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है।
कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर जाएगा, 1/4 मार्क्स जाएगा, ठीक है, 1 नंबर कटेगा और 4 नंबर मिलेंगे अगर सही करते हो। तो 75 क्वेश्चन का 75 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और सारा 75 के 75 क्वेश्चन सिर्फ सोशियोलॉजी से होंगे, अगर आप सोशियोलॉजी का दे रहे हो। अगर आप अदर सब्जेक्ट का दे रहे हो तो उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अच्छा, ये लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपको सारे करके आने थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो आपको अपना दिमाग थोड़ा चलाना है कि कहीं पता चल रहा है सही के चक्कर में आप गलत ज्यादा करके आ गए, तो सारे नंबर तो गए ना। तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी में कंफ्यूज नहीं होना है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, जितने आप कंफर्म हो वो करने हैं, और जिनमें आप थोड़ा बहुत गेस सही मार पा रहे हो वो करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस दोनों होते हैं, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। पहले जनरली ऐसा होता था कि जैसे जेएनयू जो अपना पेपर कराता था तो वो सिर्फ इंग्लिश में करवाता था, कि हिंदी का कोई स्कोप नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो है पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन कटेगा, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो सीयूईटी के थ्रू, कि इन यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। जेएनयू हो गया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, बहुत मतलब प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज, डीयू हो गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आज मतलब ये लगा लो सारी लगभग सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में कवर हो रही हैं, कि आपको जाने के लिए सीयूईटी तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ये है बहुत मोटा मोटा सिलेबस, ठीक है। इसका डिटेल में भी है कि मतलब एकदम इसके अंदर ही बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो ये तो वो वाला हो गया कि ऊपर ऊपर से हवा वाला टॉपिक्स हो गए, ठीक है, सिलेबस में। तो मेजरली 6 टॉपिक्स हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी पहला, ठीक है। दूसरा हो गया सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स, जिसमें हम बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, हमने प्रोसेसेस पढ़ी है, ठीक है। एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। कल सोसाइटीज भी डिटेल में, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी हो गया, और ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में बहुत डिटेल में पूछ लेता है, ठीक है। तो हर चीज को आपको एकदम डिटेल में देख के जाना है। इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत डिटेल में पूछा जाता है, एमएन श्रीनिवास की स्टडी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ चेंज क्या है इंडियन सोसाइटी में, ये भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। सोशल रिसर्च, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी लगा लो आप इसको, कि डिटेल में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़कर जानी है। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट है कि सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस, ठीक है। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं अपने आप पे भी अप्लाई करती हूँ, कि जैसे सेल्फ बिलीव जो होती है ना, वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हार्ड वर्क तो उसके बाद आप करते हो, सेल्फ बिलीव के बाद। कि हार्ड वर्क से पहले वाली जो चीज होती है ना, वो सेल्फ बिलीव होती है। अगर मुझे अपने आप पे ही भरोसा नहीं है तो मैं क्यों हार्ड वर्क करूंगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मैं नहीं हार्ड वर्क करूंगी। और ये मैंने बहुत अप्लाई भी किया है। बहुत सारे फेजेस ऐसे आए हैं जब मुझे बिल्कुल अपने आप पे ऐसा लगता था कुछ नहीं करूंगी, कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव होना जरूरी है, तभी आप मेहनत कर पाते हो और तभी आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो 2 चीजें हैं जो आपको एकदम घोट के पी लेनी है। पहला तो है सिलेबस और दूसरा है पीवाईक्यूज, ठीक है। कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आपको जैसे ऑब्जेक्टिव जैसे मिल रहे हैं वो सॉल्व करते रहो, कि मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको सिलेबस एकदम एकदम वो होना चाहिए कि भैया हाँ इसके अंडर में ये आ रहा है, इसके अंडर में ये आ रहा है। सिलेबस एकदम रटा होना चाहिए कि भाई हर चीज के लिए है, ये सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं है। कुछ भी आप तैयारी करो, यूपीएससी में भी सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सिलेबस रटो भाई, कि सिलेबस आपको एकदम गो थ्रू होना चाहिए, कि डिटेल में पता होना चाहिए। तो सिलेबस अगर आपने समझ लिया, टॉपिक वाइज आप स्टडी कर सकते हो हर टॉपिक को, कि जैसे पहला दिया है सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है तो वो पढ़ लिया, ठीक है। फिर देखा रिलेशन क्या है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े कि सोसाइटी क्या होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिटेल में, कि हर सिलेबस का हर पॉइंट आपको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ और पीवाईक्यू सब सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मैम मैं तो सीयूईटी का पेपर दे रही हूँ तो सीयूईटी का ही जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करूंगी, नहीं, सब करना है। नेट का सॉल्व करो, गेट का सॉल्व करो, जहां ऑब्जेक्टिव मिल रहा है वो सॉल्व करो, ठीक है। तो बहुत हेल्प आपको मिलेगा। मेजरली यही है। ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, लेकिन इनको एकदम ऐसे नहीं कि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ने बैठ गए, नहीं, पूरी भी नहीं कर पाओगे। जैसे थिंकर्स जो है वो आप रिडर से पढ़ सकते हो, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो इनसे पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी तो आप देख ही सकते हो, मतलब इन जनरल भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट टू लास्ट पेज भी आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी बहुत पतली होती है। और
आसान हो जाएगा, मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में दिया होता है तो समझ में जल्दी आ जाती है। जैसे इंडियन सोसाइटी के बारे में एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से दिया होता है, ठीक है। अब ये कुछ कोर्स के बारे में है, ठीक है, कि अगर जैसे कि आपको पता है कि हमारा कोर्स चल रहा है अभी, सीयूईटी पीजी का कोर्स चल रहा है। जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं या अभी जिन्हें पता चल रहा है कि अरे, जैसे कई बच्चे ऐसे मुझे टेक्स्ट भी करते हैं कि मैम हमें तो अभी पता चला है कि फॉर्म आ गए हैं, है ना। तो अगर कई बच्चों को अभी पता चल रहा है, अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो या आपको लगता है कि हाँ आपने तैयारी कर ली है और आप मॉक देना चाहते हो, तो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोर्स की फीस जो है वो 1500 है, ठीक है। ये कोर्स की फीस क्या मिलाकर है, एक तो डिटेल में नोट्स मिलाकर है, पूरे लेक्चर्स मिलाकर है कि सारे सिलेबस पे जो डिटेल में लेक्चर होंगे वो सारे लेक्चर, और प्लस 1 महीने का मॉक, कि जो 30 दिन का मॉक होगा अभी। तो मॉक अभी शुरू नहीं हुआ है, सिलेबस तो कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट हम लास्ट यूनिट पे है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस आप सिर्फ लास्ट यूनिट के ले सकते हो, बाकी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा पूरा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो मॉक की फीस है, अगर कुछ बच्चे सिर्फ मॉक लेना चाहते हैं कि कोर्स वगैरह सब हमने सिलेबस पढ़ लिया, सिर्फ मॉक हम देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी फीस है 500, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक एक करके एक्सपर्ट्स पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राजेश कि वो हमें कुछ बताएं और बच्चों को थोड़ा बहुत इंस्पायर करें, अगर मिस्टर राजेश हैं यहाँ पर तो। I will connect after 2 minutes. Let's I invite to Shivani first. ओके, ठीक है, शायद उनका नेटवर्क इशू चल रहा है, तो मिस शिवानी पे मूव करते हैं, ठीक है। शिवानी, आर यू रेडी? Yes, Mani, I am ready. Actually, I am unable to open my camera. It is showing that the host has deactivated it. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मैं प्रेजेंट करूं या आप प्रेजेंट कर रहे हैं? आप ही कर दो। यस शिवानी, यू कैन स्टार्ट नाउ। Okay, give me a minute. Okay. So, hello everyone. Shivani this side, and thank you Himani and the organization to inviting all the sociologists and experts from the different university or the institution on the same dais. So before I begin with the PPT, I just wanted to share my experience with you. As already Himani was discussing, is it okay? I should go with the bilingual or just English in the both? विल बी गुड। ओके, सो जैसे कि पहले ही मानी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि इसका सिलेबस क्या होता है सीयूटी पीजी का, एंड हमें क्या क्या जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। बट हम सभी से पूछिएगा तो हम हार्लम्बर, सिरिजर, नितिन सांगवान, अरिहंत, कुमार राखा, बहुत सारे बुक पढ़ेंगे, एंड एट द एंड ऑफ ऑल दिस यू विल बी जंपिंग ऑन दिस बुक टू डैट कि क्या पढ़े, सब में सेम दे रखा है। तो ये सारे प्रॉब्लम मैंने फेसेस किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम, जब मैंने जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक किया था उस टाइम। तो उसको ध्यान में रख के मैंने ये पीपीटी डिजाइन किया है
जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन बताऊंगी कि ये किस सेक्शन से पूछा गया है। जैसे ऑलरेडी माननीय सिलेबस बता रखा है, तो किस सेक्शन से पर ईयर कौन से क्वेश्चन आए हैं ये मैंने 2019 से लेके और 2024 तक के क्वेश्चन एनालाइज करके बनाया है। और बेसिकली 2023 और 24 के क्वेश्चन भी ऐड कर रखा है। और इसके अलावा कि आप कौन से बुक से कौन से सेक्शन पढ़ना है विद द पेज नंबर आई हैव रिटन देयर। सो पहला जो क्वेश्चन है ये, अगर आप आई थिंक इट इज विजुअल। सो the first question is a term usually confined to those sociological approach regarding the meaning and the action as the prime object। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है जो बेसिकली पूछना चाहता है कि एक वो ऐसा पार्टिकुलर टर्म क्या है या सोशलॉजिकल अप्रोच क्या है जो एक्शन और मीनिंग को जोड़ के एज ए प्राइम देखता है, प्रोजेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे देखता है। तो ये कौन सा है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये आई थिंक ऑब्वियस है कि ये यूनिट जो 1 है उससे पूछा गया है, कि सोशलॉजी से रिलेटेड पूछा गया है। तो अगर किसी ने मैक्स वेबर का पढ़ रखा है, उनके अप्रोच पर रखा है, तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। और ऑल्सो आप एट द एंड आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। So I will say after that. So then the second question is, who defines sociology as a study of social action? ये 2023 का पेपर मैंने एनालाइज किया और ये 42 और 43 सेम थिंकर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट उनके जानने की जरूरत है और ये भी जानने की जरूरत है कि उन्होंने अच्छा किसी ने रिप्लाई किया है, वेरी गुड। देन क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2024 का सेकेंड क्वेश्चन ही फर्स्ट यूनिट से पूछा गया है। वो ये है कि 19th सेंचुरी में फिलोसफर हु इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न सोशलॉजी। तो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में मार्क्स, सेगल, दरखान, जितने भी प्रोमिनेंट थिंकर है जिनको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन में, उनका रखा गया है। और दरखाइन किसी ने बोल रखा है। तो आप पहले ये देखिए कि किनका थ्योरी अभी तक एप्लीकेबल है, उस बेसिस पे आप रिप्लाई कीजिए कि किनके थ्योरी को अभी भी हम यूज करते हैं, अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। कि सेम साइमन का आप पहले एलिमिनेट करना भी सीखिए कि 4 ऑप्शन में से 2 कौन सा नहीं होगा, उस बेसिस पे आप सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे साइड में मैंने इमेज लगा रखा है, ये है नितिन सांगवान का, जिससे आपको पता चले कि इस सेक्शन को पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि पार्टिकुलरली इस सेक्शन में कि सोशोलॉजी क्या है और अदर डिसिप्लिन से रिलेट करके अगर देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम सोशोलॉजी में क्या ऐसा पढ़ते हैं जो दूसरे डिसिप्लिन में नहीं है। तो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशोलॉजी इज गिवन इन दिस सेक्शन, कि आपका मेथोडोलॉजी क्या होगा, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो आप इस सेक्शन से पढ़ सकते हैं, जो कि नितिन सांगवान में चैप्टर 1 में दे रखा है। देन हिमानी सेकेंड स्लाइड पे आना। फिर ये सेकेंड स्लाइड में एंथनी गिरन से क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट। हाँ, इसमें एंथनी गिरन्स के स्ट्रक्चरेशन से सवाल पूछा गया है, या आप इसको यूनिट 1 में भी रख सकते हैं, यूनिट 2 में भी। ऐसा कुछ पूरे होल सिलेबस और सोशोलॉजी का जितने भी चैप्टर होते हैं या क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। बट आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको ट्राई किया है कि इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर सके। तो ये स्ट्रक्चरेशन का जो थ्योरी है, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इनका नहीं है। देन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, तो इन्होंने इसका बात किया स्ट्रक्चर जो रूल्स होता है कि उस पार्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स यू एक्ट इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो जो रूल्स है वो स्ट्रक्चर है, और एजेंसी माई एबिलिटी टू रिएक्ट और द चूज। सो आई चूज टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेमिनार ना, सो दिस इज माई एजेंसी। सो ये जो है स्ट्रक्चरेशन वाला पोर्शन, ये एंथनी गिडेंस का है। ये पूछा गया है आपका 2024। और देन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा है, वो आप यूनिट 1 में भी पढ़ सकते हैं, यूनिट 2 से भी रिलेटेड है ये, कि एमएन श्रीनिवास का कौन सा बुक है। ये फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल जा रहा है कि रिमेंबर विलेज, सो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। देन एसी दुबे का कौन सा है, इंडियन सोसाइटी, योगेन सिंह का मॉडर्नाइजेशन, और जीएस गुरे का कास्ट एंड इंडिया। सो इसको आप किससे पढ़ सकते हैं, तो इसको लेकर मैंने रिजर का ये सेक्शन रखा है। आप सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करके है ये सेक्शन, इससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं सेक्शन 2 का। देन कमिंग टू द स्लाइड थर्ड, थैंक यू।
तो ये जो सेक्शन है इसमें सोशल प्रोसेस, प्रॉब्लम, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इसके बारे में पूछा जाता है और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 79 क्वेश्चन है जो पूछा गया लास्ट ईयर। इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस, शादी के बाद जब हम कहाँ रहते हैं उससे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। तो ये बेसिकली आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। कुछ सवाल में ऐसे है कि आपको देख के ऑप्शन पता चल जाएगा। जैसे कि मैट्रिलिनियल है, यानी कि लीनियज का बात कर रहा है, रिश्तेदारी का, कि आप इस साइड से है, मम्मी के साइड से। हम बोलते हैं ना कि नानी के साइड के बारे में बात कर रहे हैं, देन बोलते हैं कि ठीक है ये मैट्रिलिनियल है। तो ये इसका ऑप्शन होगा, मैट्रिलोकल होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन था, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस इट में कॉल। तो ये एसिमिलेशन होगा, ये कल्चरेशन होगा या काउंटर कल्चर होगा, ये तो पता ही होगा आप सभी को। तो ये आप नितिन संगवान का जो सेक्शन है, ये सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, इससे आप इसको कवर कर सकते हैं। और रिलीजन एंड सोसाइटी को भी देख लीजिएगा, और सोशल चेंज इन इंडिया, इनको देख लीजिएगा। तो आप इस सेक्शन से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन स्लाइड 4। या सो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल चेंज, मोबिलिटी, सोशल चेंज वगैरह इससे ही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन वगैरह का। तो इसके लिए हमने हार्लम्बर्ट का सेक्शन है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करके, चैप्टर 2 ही है इसमें, उसको आप पढ़िए, उस सेक्शन से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने साइड में पेज भी लिख रखा है कि आपको पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, कि ताकि आपको जंप अप ना करना पड़े कि कौन सा पढूं कौन सा नहीं पढूं। यूनिट 4 पे आ जाना चाहिए। ओके। या तो ये क्वेश्चन था 2024 में पूछा गया था कि जजमानी सिस्टम क्या होता है, और ये कि मॉडर्नाइजेशन के आउटकम क्या होते हैं। और बहुत बेसिक से ऐसे ऑप्शन दे रखे थे कि कास्ट इनइक्वालिटी, क्लास कैसे ऐसे करके, तो आप इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और जजमानी सिस्टम आपको पता ही है कि डब्ल्यू एस वाइजर के बात किया है इस पे, और इसमें जजमान और कामीन के बारे में बात किया है। तो आप इसको भी नितिन सांगवान का जो सेक्शन है, ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7, उससे आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये यूनिट 4 से ही रिलेटेड है। इसमें आपको मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है, और कंटेम्प्रेरी थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है। तो यूनिट 4 में ये, तो आप ये रिजर से ये सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिजर का जो यूनिट 4 है ये पूरा पार्टिकुलरली इसी पे है। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लास्ट में पोस्ट कर रखा है, उसको भी आप देख लीजिएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये सोशल रिसर्च से है। तो आप इसको अगर पूरे बेसिक भी नहीं पता है तो आप नितिन सांगवान का एक रिसर्च का सेक्शन ही है, उससे पढ़ लीजिएगा। और रिजर में भी देख लीजिएगा, उसमें ज्यादा तो नहीं दिया, बट इतना मेथोडोलॉजी वगैरह सेक्शन दे रखा है। देन लास्ट यूनिट, द सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया और स्ट्रक्चरल इश्यू एंड चैलेंज इन इंडियन सोसाइटी है। इसमें ये सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्या डॉरी से रिलेटेड जो एक्ट होता है, देन इमोरल ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो एक्ट होता है, मैरिज से रिलेटेड एक्ट के बारे में, नॉट द मैरिज। सो ये सारे पढ़ना है। आप किसी भी रिजर और हार्लम्बर्स या आपको मार रखा या नितिन सांगवान का बुक को जब एनालाइज कीजिएगा, सारे बुक में पार्टिकुलरली अलग सेक्शन नहीं दे रखा है सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, बट नितिन सांगवान और कुमार रखा में दे रखा है पार्टिकुलरली। तो आप वहां पे जाके डायरेक्टली उस सेक्शन को देख सकते हैं जहां पे आपको हेट क्राइम, क्राइम, ऑनर किलिंग सारे के बारे में दे रखा है। तो आप वहां से ये पढ़ सकते हैं। देन स्लाइड नंबर 9, यहाँ पे आप यहाँ से ये रिजर से आप ये पढ़ लीजिएगा कि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट, इनसे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसी कारण मैंने ये रखा है। और मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अभी न्यू कुछ इंप्लीमेंट किए गए कुछ सवाल जो मॉडर्न थिंकर से और थ्योरी से पूछते हैं, जिसके कारण मैंने ये रखा है। और साइड में जितने भी आप देख रहे हो हार्ड नंबर्स का, और साथ में पेज भी नंबर भी लिखा हुआ है कि 624 से 661 तक पढ़ना है। तो आप ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी का पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट स्लाइड जो हार्ड नंबर्स का ही है, तो उससे आप वर्क एंड लेजर वाला जो है वो पढ़ लीजिएगा सेक्शन को, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे सेक्शन पढ़ लीजिएगा। एंड या फैमिली का पढ़ लीजिएगा, और रिलीजन का पढ़ लीजिएगा, और डेविएंस का पढ़ लीजिएगा। मैंने साथ में ब्रैकेट में पेज नंबर लिखा है, तो आप बस उस पेज को पढ़िएगा। सो या दैट्स ऑल।
Thank you, everyone. Thank you so much, Shivani, for your insightful lecture. I hope बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. नितिन सांगवान एक नई किताब पता चली होगी. तो ये बहुत अच्छा था कि नितिन सांगवान से आपने काफी कुछ ऐड किया. और मैं क्लियर कर दूं बच्चों को कि हार्लम्बस की 2 किताबें, एक ऑरेंज है एक ब्लू है, ठीक है. तो कुछ मुझे लगता है मटेरियल इसमें ऑरेंज का भी था, है ना. कुछ ब्लू का था, कुछ ऑरेंज का था, ठीक है. चलो, मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर राजेश. आर यू रेडी नाउ? Yes, I'm ready. Okay. Can you start my PPT, Mani? Yeah, sure. Let me wait. Okay. Hello, all the students. Welcome to the COT PG 2025 Sociology. मैंने इसमें कोशिश करी है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊं और उस पर कुछ बताऊं टिप्स, जो भी मुझे लगता है कि हेल्पफुल होगी आप लोगों को. एंड हिमानी ने और शिवानी ने सारी इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग दे ही दी है आपको, कैसे प्रिपेयर करना है बुक्स एंड PYQs, कैसे एनालिसिस करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं पर्टिकुलर. सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स इन दिस सेशन फर्दर. सो हिमानी, स्लाइड्स नेक्स्ट पे जाना. First of all, I want to share my brief background. I have done my master's from JNU in sociology, and then I'm pursuing PhD from IIT Roorkee now. And so I will discuss the one by one how to approach this exam basically. And I will say कि ये CUT जो PG होता है easiest exam होता है इंडिया में सबसे. मतलब बाकी आप एग्जाम्स उठा लोगे तो CG को एग्जाम मिलेगा ही नहीं आपको, इवन बोर्ड एग्जाम से डिफिकल्ट होते हैं. ओके, जस्ट सो ये अंडरस्टैंड एग्जाम स्ट्रक्चर ऑलरेडी हिमानी ने आपको बता दिया है कि 75 क्वेश्चंस होते हैं. और इसमें की फोकस एरियाज होते हैं जैसे सोशोलॉजिकल थ्योरीज, रिसर्च मेथोडोलॉजी. ये थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा. रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली कुछ नहीं होती है, ये यही होती है कि जब सोशोलॉजिस्ट वाला काम करते हैं तो उसमें क्या क्या करना होता है. तो उसमें कुछ ना कुछ किसी ने बोला होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, जिसको सोशोलॉजिस्ट कहेंगे हम. और सोशोलॉजिकल थ्योरी में भी यही होता है कि किसी आदमी ने कुछ बोला है तो उसको हम हालांकि उसने कुछ एकेडमिक लैंग्वेज में बोला होता है तो हमें वही रिटेन करना होता है कि उसने एकेडमिक लैंग्वेज में क्या बोला है. सो इसमें यही होगी कि कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सोशोलॉजिकल थ्योरीज हैं. और बेसिकली होता है कि हर साल से ना एक ही आदमी पेपर सेट कर रहा होता है. कुछ लोग टीम में होते हैं, वही बुलाते हैं, उन्हें रिपीटेशन हो रहा होता है वो. सो उनके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट इस साल होगा वो अगले साल भी होगा, वो चेंज नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं. सो ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 50% कवर सोशोलॉजी का हो जाता है. और ये कोई कवर करना बड़ी बात नहीं है. कहीं से भी रेडीमेड मटेरियल उठाइए, उनको रट दीजिए, गूगल करिए, सब कुछ करिए, उससे हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड्स. नेक्स्ट इज द ब्रेक डाउन द सिलेबस. अब सिलेबस देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी है, उसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इनइक्वालिटी है, सोशल चेंज है, सोशल मूवमेंट्स है. आपको लग रहा होगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, या सोशल चेंज किसको कहते हैं. इसमें जो वर्ड्स होते हैं, संस्कृताइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ये क्या होता है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. एक पर्टिकुलर कीवर्ड को पकड़ो, उसको बुक में देखो और उसको थोड़ा जानने की कोशिश करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखो, सो आपको समझ में आ जाएगा. सिलेबस को एक बार बार रिपीट करो, उसको अपनी पेन से लिखो, देखो कि कौन सा सिलेबस छूट गया, उससे क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन बन सकता है. तो खुद के साथ एक गेम खेल सकते हो क्वेश्चन बनाने का, अपने फ्रेंड से पूछिए, डिस्कस करिए, तो वो आपके एग्जाम को ईजी बनाता है. तो नेक्स्ट स्लाइड. एंड सो बेसिकली मेरा काम था कि इस प्रेजेंटेशन पे आपको मैं बताऊं कि टेक्निक्स क्या होती है MCQs की. जैसे आप PYQ भी सॉल्व करेंगे तो उसमें देखिएगा कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा. पहले क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, आपसे जानना क्या चाहता है, और ये यदि ये क्या कहते हैं उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं. जैसे कोई मान लीजिए संस्कृताइजेशन से वर्ड पूछा है, MM श्रीनिवास से पूछा, दोनों को एक्सप्लोर करिए. संस्कृताइजेशन है क्या और MM श्रीनिवास क्या है, और इससे रिलेटेड कंसेप्ट और क्या है. MM श्रीनिवास जैसे वेस्टर्नाइजेशन है, ये सब है. और सेकंड होता है कि एलिमिनेशन मेथड. मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये देखेंगे कि यार इसमें से मोस्ट सेंस मेकिंग ऑप्शन कौन सा हो सकता है, या तुक्का भी मार रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के मारिए, लॉजिक लगाइए. ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी तुक्का B मार दिए, C मार दिए, वो सब नहीं करना है. थोड़ा सोच के मारिए तुक्का भी कि B क्यों नहीं हो सकता, C क्यों नहीं हो सकता, A क्यों हो सकता है. तो उस तरीके से हम राइट ऑप्शन. ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन पे तुक्का मारेंगे तो आपके क्या कहते हैं 50 क्लास सही हो जाएंगे. मान लीजिए आपके 35 भी ठीक होते हैं, 15 गलत भी होते हैं, तो आप तब भी आपको बेनिफिट ही होता है. इवन इन एग्जाम्स में तो रिस्क लीजिए, 25% ही नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें कोई बड़ा लॉस होगा नहीं आपको.
और इस जो एमसीक्यू की जो टेक्निक होती है वो डेवलप करने के लिए आपको ना एज मच जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो नेट के हों, जेआरएफ के हों, नेट जेआरएफ के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी की हों, पुराने भी हों, उनको सबको सॉल्व कीजिए। हम टेलिंग कि पेपर बनाने वाला अभी भी पुराना ही शख्स है जो पेपर बना रहा है, कोई नया एग्जामिनर नहीं आया अभी तक मार्केट में। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ, आप जैसे कुछ इनकरेक्ट ऑप्शन पर्टिकुलरली बनाए गए होंगे जो बहुत एक्सट्रीम सेंटेंसेस होंगे तो उन्हें सीधे सीधे एलिमिनेट कर ही देना कभी भी, या कुछ इस तरीके का बोल दे जो आपको लगे कि अरे तो हो ही नहीं सकता है, या उसको फॉल्सिफाई किया जा सके। बेसिकली फॉल्सिफाई मतलब कि उस सेंटेंस को यदि गलत प्रूव करा जा सके, आपको लगता है गलत हो सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है, तो उसको आप मान सकते हो कि गलत है। जब आप जैसे एक एलिमिनेशन टेक्निक से संस्कृताइजेशन हमने बोला, संस्कृताइजेशन एक इंडियन वर्ड है, इसमें ऑप्शन पे यदि कोई मतलब गोरी चमड़ी वाला आदमी रहता है, मतलब बेसिकली कोई यूरोपियन आ जाता है, कोई व्हाइट मैन आ जाता है, कैसे नाम वेबर, इन सबके नाम आ जाते हैं, तो सीधे सीधे हटा दोगे उन्हें। ओके, जैसे इस तरह के कंसेप्ट होते हैं। और जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो उसमें देखना कि उसकी एक लैंग्वेज होगी क्वेश्चंस को फ्रेम करने की, वो कैसे बनाया गया है। और कोई ऑप्शन, सबसे डिफिकल्ट काम होता है ऑप्शन बनाने में कि रॉन्ग ऑप्शन बनाना, और जस्ट मतलब गेम खेलना कि इसमें रॉन्ग ऑप्शन कैसे बनाया है, उसकी लैंग्वेज देखना। वो बेसिकली खेलता है, कभी नॉट लगा देगा, कभी कुछ कर देगा, या कुछ एक कंसेप्ट को दूसरे में डाल देगा। तो सबसे ज्यादा से यही कर सकता है वो आपके लिए ऑप्शन बनाने में। और आप ये सीख जाएंगे ना यदि कि रॉन्ग स्टेटमेंट की लैंग्वेज कैसी होती है, राइट लैंग्वेज, राइट क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है, सो आप राइट आंसर बहुत आसानी से पहुंचेंगे और आपके हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपका अच्छा स्कोर है और आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए पीएचडी करने के लिए। बेसिकली कोई यदि मैं आपको क्वेश्चन बनाने को दूं तो आप एक कोशिश आप क्या करोगे कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे, और उस बेवकूफ बनाने का एक पैटर्न होगा, और एक टाइम के बाद ना आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, बेवकूफ बना ही नहीं पाओगे। सो आपको उस लिमिट तक जाना है, उस लिमिट को समझना है कि एग्जामिनर किस लिमिट तक एग्जॉस्ट हो जाता है। यदि आप समझ गए कि एग्जामिनर ऐसे बेवकूफ बना रहा है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ओके, बेसिकली सो जैसे मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स खत्म हो गई, मेरा पार्ट यहीं तक था कि मैं आपको ये सब बताऊं कि कैसे आपको एलिमिनेट करना ऑप्शंस को। और यदि आपको कुछ भी दिक्कत होती है एलिमिनेशन पे, या कुछ भी आपको पैटर्न जानना होता है, सो एक पैटर्न, एक टाइप के क्वेश्चन देखिए, यदि मैच दी फॉलोइंग के पैटर्न से उसको पैटर्न को देखिए कैसे फ्रेम हो रहे हैं उसके। कई बार तो एग्जाम में देते थे मुझे लग जाता था कि ये बंदे ने ये वाला क्वेश्चन सेट किया और ये वाला क्वेश्चन सेट किया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज एक होती थी इस तरीके की। ज्यादातर कोशिश करिए कि आप हिंदी में अपीयर हो रहे एग्जाम पे तो इंग्लिश में क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बनते हैं सीयूटी में वो ये इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट ही बना, इंग्लिश मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं वही सोशियोलॉजिस्ट बना रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर बनाने की। सो जो नेक्स्ट स्लाइड है थिंकर्स एंड थ्योरीज, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो बेसिकली कोई थ्योरी होगी पर्टिकुलर, उसको किस ऑथर से रिलेटेड है वो आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। कार्ल मार्क्स से आपको मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर वाले उनको बड़ी बात लग रही होगी माइल्डर के आंसर, बहुत बेसिक चीज है और दुनिया का सबसे इजीएस्ट मतलब चीज है इनको याद करना, और कोई इजी कुछ हो नहीं सकता है। बेसिकली ये हुआ कि कुछ लोग ने सोसाइटी देखी और कुछ आइडियाज निकाले कि इसको हम ये नाम दे सकते हैं, ऐसा हो रहा तो ऐसा नाम दे सकते हैं। तो हमें बस यही याद रखना होता है कि मतलब समाज पे ये चीज है तो इसको इसने बोला हुआ है, डरकाइम ने बोला हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें क्या है वो देखना है। ओके, तो इस तरीके से आप इस पे काम करिए। सोशल फोर्सेस कौन कौन से, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। जो प्रीवियस स्लाइड थी वो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड थी कि सोशियोलॉजी कैसे बनी, क्या था उसका हिस्टोरिकल रिलेटेड थी। फिर सेकंड मैंने उठाई है 190 पेज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। जो नेक्स्ट स्लाइड है ये यहाँ से उठाई गई है, चैप्टर 6 है, जॉर्ज जिडजर की बुक है। इसमें बेसिकली सेम चीज है, ऑथर्स दे रखे हैं और कनेक्ट कर रखा है, जैसे मार्क्स दिया हुआ है, अब मार्क्स के नीचे इसके कंसेप्ट लिख दीजिए क्या क्या है, सोशल डार्विनिज्म क्या है, स्पेंसर क्या है। इस तरीके से आप अपने फ्लैश कार्ड्स बनाइए खुद के लिए। हर्बर्ट मीड है, कूली है, इनके क्या कंसेप्ट थे, सिंबॉलिक इंटरेस्टिज्म ब्लूमर ने दिया था, कुहन ने क्या कंट्रीब्यूशन था, इनका क्या था। सो जिससे कि आपको ओवरऑल आइडिया रहे और आप कनेक्ट कर पाए एक दूसरे के साथ। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। ये इसी का नेक्स्ट पेज है, 190 पेज प्रीवियस स्लाइड थे, 191 है। ओके, ये थर्ड एग्जाम्पल है, चैप्टर 6 आएगा अभी, एग्जाम्पल 3 चैप्टर 6। ओके, सो आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा एक फ्लैश कार्ड बना हुआ अपने आप में, कुछ नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आगे किसने बढ़ाई, डायरन ने बढ़ाई, एक्सचेंज थ्योरी ब्लाउ की है, इन सब चीजों को रटना सीखिए थोड़ा सा, ये काम हो जाएगा। ओके, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसी को बार बार देखेंगे तो आराम से सीख जाएंगे।
सो यही है प्रैक्टिस एमसीक्यू बाय यूनिट। इसमें क्या है कि आप सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, डिवाइड योर सिलेबस इन दी पार्ट्स, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और इनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। और आप यदि देखेंगे कि पर्टिकुलर आपने कोई टॉपिक पढ़ा कोलोनियलिज्म, इसके पीवाईक्यूज देखिए, इससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, क्या हो सकते हैं, एक टाइम के बाद अपने इस एक्सरसाइज को 2 और 3 टाइम्स के लिए आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आज ही बताता हूँ मैं इस एग्जाम को, वाला कॉन्फिडेंस आएगा। और बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कराती है तो 2 हिंट देती है आपको, एक तो पीवाईक्यूज का हिंट देती है, दूसरा वो सिलेबस का हिंट देती है। इन दोनों को अच्छे से फॉलो करिए। यदि हेल्प नहीं हो पाता, मतलब को खुद से नहीं हो पाता है, तो यू कैन टेक द एडवाइस ऑफ एनी मेंटर, ओके, जस्ट लाइक हिमानी गाइडिंग यू। सो ऐसे यहाँ पे ये होता है कि आपको सामने वाला मेंटर बता सकता है कि कहाँ पे क्या करना है, क्या गलत करना है। मतलब आप ऐसा ना हो कि आप एक सोशियोलॉजी की एक बुक पकड़ के पढ़ने लगे, वो सब बाद में आएगा, पहले एग्जाम क्वालिफाई करिए, ओके। सो नेक्स्ट है कि रिवीजन स्ट्रेटजीज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैश कार्ड वगैरह बनाइए, थीमेटिक रिवीजन करिए अपना, जैसे कास्ट है, ट्राइब है, इनइक्वालिटी में क्या क्या काम हुआ है, किसी ने क्या बोला है, उसको रटिए थोड़ा, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें फर्रे टाइप, जैसे हम स्कूल में बनाते थे जो चीटिंग वगैरह करते थे, तो फर्रा होना चाहिए आपके पास हर टॉपिक का, कि लास्ट में एग्जाम टाइम पे रिवीजन हो जाए 2-3 दिन में, मतलब उसमें टाइम ना लगे आपको, ओके। थोड़ा रेगुलर मॉक्स दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड फाइनल मोटिवेशन इज दैट आप इसको सीरियसली कर रहे हैं तो इस पर कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आज सोशियोलॉजी पढ़ी, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप फिर देख रहे हैं, फिर पुराना भूल गए, फिर 1 हफ्ते बाद देख रहे हैं, तो उससे कुछ होगा नहीं, आपका नुकसान होगा। मतलब ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के। सो यदि आपको करना तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए, एटलीस्ट डेली का 3-4 आवर डेडिकेट करिए इसके लिए। सो ये एग्जाम निकालना बहुत आसान है, जस्ट कंसिस्टेंट और पीवाईक्यू और सिलेबस जो है छोटा छोटा उसको कवर करिए। सो लास्ट मोटिवेशनल नोट, एज हिमानी ऑल्सो फिनिश्ड, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सो अब डेली एफर्ट्स डालिए, स्मॉल स्मॉल, एंड थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी मुझसे। किसी को कोई भी डाउट रहा हो तो स्लाइड्स पे आई विल क्लैरिफाई इट नाउ इटसेल्फ। थैंक यू सो मच राजेश। राजेश से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो आखिरी में पूछ सकता है। अभी हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अगले स्पीकर पे, विच इज संचिता। संचिता, आर यू रेडी? संचिता, am I audible to you? Where are you? If Sanchita is not there, is Sanjeev ready? Sanjeev or Ravi, anybody? Yes, I am ready. All right, let's move forward with the Sanjeev. Go ahead. Hi everyone. I am audible. Yes, you are audible. तो एक्चुअली मैं मैक्सिमम चीज़ें बाकी लोगों ने कवर कर दिया है, तो मैं बस शुरू करूँगा। थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा, क्योंकि शायद उससे आप लोगों को कुछ समझ में आए। मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है, उसके बाद 3 मंथ मिला था मुझे जेएनयू के प्रिपरेशन में। उसके बाद मैंने एमए एंट्रेंस जेएनयू का मैं उस समय क्रैक किया। उसके बाद नाउ सोशियोलॉजी में, उसके बाद अभी पीएचडी सोशियोलॉजी में कर रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ साइंस बैकग्राउंड या अदर बैकग्राउंड के लोग होंगे। तो मैं उनको भी इंक्लूड करके मैं बताना चाह रहा हूँ कि बस कि बाकी सिलेबस वगैरह तो डिस्कस हो गया। मैं ये बोलूंगा कि देखिए आप लोग, मुझे सोशियोलॉजी का एबीसीडी कुछ भी नहीं आता था ऑनेस्टली, और मैंने 3 महीने में जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक किया। उस समय क्या हुआ था कि जेएनयू बेसिकली अपना क्वेश्चंस बनाता था। तो जैसा कि राजेश ने बोला, कंपैरेटिवली अभी चीजें काफी इजी हो गई हैं। तो मैं 2 चीज बोलूंगा कि मैं प्रेफर करूंगा, जो बेसिकली 2 बुक, मैं ज्यादा बुक नहीं बताऊंगा, मैं 2 बुक बताऊंगा जो हिमानी स्टार्टिंग में ही बताई है। आप लोग 11th और 12th का 2 बुक जरूर पढ़िए। एक बुक इंडियन सोसाइटी, एंड एक जो 12th का है और 11th का है अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी को, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, कुछ इस तरह का बुक है। पतला वाला हल्का रेड कलर का होगा बुक।
वो सेम बुक है एससी दुबे का बुक, इंडियन सोसाइटी को उसमें कॉपी पेस्ट किया गया एनसीईआरटी में। तो मैं चाहूंगा उस बुक को, आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो पढ़ लीजिएगा, फिर भी अच्छा रहेगा। अगर सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो आप उस बुक को डेफिनेटली पढ़िए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस बुक से उस समय जेएनयू के प्रोफेसर बनाए थे, तो दोनों बुक को मिला के करीब 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। और वो बुक ज्यादा नहीं है, आप 2 दिन में एक बुक पढ़ सकते हैं, पतली से बुक है। बुक के नेम आप मैसेज में भेज सकते हो क्या? मतलब मैसेज में टाइप करके लिख दो। हेलो यस संजीव। हेलो हिमानी। शिवानी, यू हाँ, कैन आस्क इट लेटर, है ना? चलो तो बोलो। बेसिकली और अब जैसे कि हिमानी ने बताया शुरुआत में कि कोई भी बुक आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड बुक पढ़ना होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं सिंपली कहूंगा आप इग्नू का नोट्स उठाइए, रिसर्च मेथोडोलॉजी वहां से पढ़ लीजिए। आप नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप हिंदी से हैं, साइंस से हैं, कहीं से भी हैं, इग्नू का रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ट है समझने के लिए और क्वेश्चंस कवर करने के लिए। और जैसा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के बेसिकली जो जैसा कि मैंने समझा है, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप थियरी इतना अच्छा से पढ़ लीजिए कि आपको कुछ नया ना लगे, कोई नया क्वेश्चन आपके लिए ना आए। किस दो ऐसा होता है कि आप इतना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको नया ना लगे, और ये दोनों करना पॉसिबल नहीं है। आप इतना ज्यादा थियरी नहीं पढ़ सकते हैं कि आपको कोई नया क्वेश्चन ना आए, लेकिन दूसरा जो है, आप क्वेश्चंस इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि शायद एग्जाम में आपको नया क्वेश्चंस ना लगे। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे राजेश सही बताया एलिमिनेशन का, जैसे शिवानी बताई, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए और मैं कहूंगा ना, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन बनाते रहिए, क्वेश्चंस ज्यादा जरूरी हैं। दूसरा चीज हो गया, जैसे एक सीएन शंकर राव बुक है, अगर जो यहाँ पे बेसिकली एस चंद पब्लिकेशन का आता है, अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का, सॉरी नॉन मतलब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, बेसिकली वो साइंस बैकग्राउंड से है, तो सीएन शंकर राव का कुछ स्पेसिफिक चैप्टर वो पढ़ लेगा। मैं उसको आपको हिमानी मैम को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, तो वो आपको बाद में क्लास में बता देंगे। ठीक है। दूसरा चीज हो गया, जैसे कि नितिन सागवान से, जैसे कि स्पेसिफिक टॉपिक ऑलरेडी शिवानी ने बताया, और रिसर्च मेथडोलॉजी आप बेसिकली आप उसी से पढ़िए, इग्नू से मैं पूरा प्रेफर करूंगा, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और दूसरा चीज एक चीज ये हो गया कि जैसे एक और चीज होता है जो स्ट्रेटजी का पार्ट है, कि वरना ना जो इजी क्वेश्चन होता है ना, वो आप गलत किए तो आप रेस से बाहर हो गए सिंपली। तो इजी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशंस में कोशिश करना है कि इजी क्वेश्चन ना गलत करे। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं। और दूसरा मतलब एक है कि सिंपली जैसा कि सिचुएशंस है, तो हमें बोलेंगे कि मतलब सच में ऐसा कोई चीज नहीं है ना कि जो इंसान चाहे और ना पाए। और रहा बात सीयूईटी पीजी का, तो मैं ये कहूंगा कि मैं खुद इस स्ट्रगल से मैं काफी स्ट्रगल किया हूँ एडमिशन लेने के लिए, मैंने काफी मेहनत किया है। तो मुझे लगता है ना कि जिद जो होता है ना सबसे जरूरी होता है। मतलब ये नहीं है कि ऐसे अगर आप लगे हैं, सच में लगे हैं, तो मुझे तो वो डायलॉग याद नहीं है, एक शाहरुख खान का मूवी था जिसमें बोला है कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ये हकीकत है और मेरे साथ ये हुआ है। और मैंने 3 मंथ में जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक किया था, सिर्फ और सिर्फ मुझे सोशियोलॉजी का एबीसीडी नहीं आता था फिर भी। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा, और एक कहते हुए बात को मैं अपनी खत्म करूंगा, लास्ट लाइन में ये बोलूंगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सपोज दैट आप कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बहुत लोग कहता है कि नहीं पहले सोशियोलॉजी अच्छा से पढ़ लो, टॉपिक पढ़ लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई जरूरी नहीं है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मतलब इसको साइंस के टर्म में बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आप नहीं टॉपिक पढ़े, आप उसको क्वेश्चंस लगाइए, और क्वेश्चंस में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताएंगे। मान लीजिए जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा केस आया कि आप तुक्का मारे और सही हो गया, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कंडीशन ये है, आपको ये देखना है कि जब क्वेश्चन हम तुक्का मारे, अगर तुक्का सही है तो उस क्वेश्चन पे जाना है, उसके हर ऑप्शन को एनालाइज करना है, सीधी सी बात है। आज जिसमें कुछ अननोन ऑप्शन है, हाँ ये होगा कि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके एनालिसिस में आपको 2 घंटे लग सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उस 2 घंटे में आप 400 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि हम 100 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आप 400 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो ऑप्शन का एनालाइज सबसे जरूरी, जो मैं पाया अपने अनुभव से, मेरे जो अनुभव है उसमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस का एनालाइज मुझे उसका एनालिसिस करना सबसे जरूरी चीज लगा। तो ये चीज लगा, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन का एनालिसिस किया। और हाँ, जैसा कि राजेश से मेंशन किया प्रैक्टिस, तो आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट करें, प्रैक्टिस सेट बनाएं, तो प्रॉपर स्टॉप वॉच लगाएं। जैसे एग्जाम में 1 घंटे का हो रहा है,
जब मैं एग्जाम देता था, जेआरएफ का एग्जाम देता था, तो कोई टाइम मेरा बैलेंस ही नहीं हो पाता था। कभी डीआई छूट जाता था, तो कभी फिर इधर नेट का एग्जाम देता था, तो कभी पता चलता था पैसे छूट जाता था और टाइम नहीं बच पाता था। तो आप उसको मैंने ऐसे ही टाइम मैनेज किया। आप लोग स्टॉप वॉच लगाए और प्रॉपर 1 घंटा अगर देना है, 1 घंटा 3 घंटे का एग्जाम है तो आप 2.5 घंटे लगाए, 2.5 घंटे का टाइमर लगा के और पूरा तरह से उसको आप पढ़े, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो आपकी हिमानी मैम पढ़ाएंगे, बेसिकली मोस्टली जैसा कि आप लोग अभी क्वेश्चंस उसमें डाल रहे हैं, मैं एक लाइन में इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। मोस्टली नोट्स वो कवर करेंगे आपको बताने के लिए, जो इंपॉर्टेंट थियरी है, कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसका वो ऑलरेडी वो कवर करेंगे, निश्चित रूप से कवर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हर लंबॉस और इन सब बाकी बुक्स को आपको लेके ज्यादा चिंता करना है। इसमें हमको नहीं लग रहा है कि ज्यादा तनाव लेना है। अगर वो बताएंगे, आप उन्हीं रास्तों पे चलेंगे, तो निश्चित रूप से होगा। और मैं बता रहा हूँ, ऐसा सच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चाहो और क्रैक ना कर पाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यकीन मानिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हिमानी, एंड थैंक यू योर सर ऑल्सो कि ऐसा आज बोलने का मौका दिया गया। और बाकी थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच संजीव। मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि संजीव ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। लाइफ में क्या मतलब, ये जो हम अब इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं ना, तो संजीव बहुत पहले से इन सब चीजों के लिए लड़ रहा है कि यहाँ। और उसकी जिद, मैं बोलूं कि हम लोग पहले बहुत कहते थे कि अरे यार ऐसा थोड़े ना होता है कि कर लेंगे बोलने से हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा होता है कि आप जब तक जिद पे नहीं आते हो ना, तब तक नहीं कर पाते हो। तो इट इज वेरी गुड। और आपने जो एक और बात कही कि एमसीक्यू लगाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, कि कोई एक समय आएगा और मुहूर्त आएगा और तब आप एमसीक्यू लगाओगे, कोई टाइम नहीं है। जब मन कर रहा है तब एमसीक्यू लगाओ। तो इट इज वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। संचिता, आर यू रेडी नाउ? I'm audible this time. Yes. Am I audible? Yes. I don't come as a senior. Your voice is breaking. As a senior who has been. My voice is breaking. Yes, a little bit. For me at least. बाकियों के लिए भी आवाज कट रही है क्या? चलो, I'll try for the connection. So अब हो गया. as I was saying, I'm coming as a senior to you who has been through the same process, been through the same anxiety that you have facing right now. मेरे से पहले सबने बता दिए, और सबने बता दिया आपको सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करने हैं, कैसे आपको मेहनत करनी, एवरीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू से कि जब आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग द मॉक्स, तो आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। व्हेन यू आइडेंटिफाई कि आपके वीक सेक्शंस क्या है, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस क्या है, तो आपको रियलाइज होता है कि आप किस पे ज्यादा मेहनत कर सकते हो और किस पे आपको और शार्प करना है। ठीक है, नाउ अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो तो आप देखना कि आपको कौन से क्वेश्चंस न्यू लग रहे हैं। आप उस एक नोटबुक लो और उस न्यू क्वेश्चन को लिखना शुरू करो। तो आपको एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपको पता चलेगा कि अच्छा, आपके पास 150-200 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद आपको पता भी नहीं थे, आपको आइडिया ही नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो। नेट पीजी के लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, यू आर ऑलरेडी शार्पनिंग योर, अपना तलवार आप शार्प कर रहे हो एज कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स, है ना। और अगले महीने ही शायद है आपका एग्जाम। सो आई वुड से कि ऐसे मल्टीपल सोर्सेज की तरफ मत जाओ, गेट वन सोर्स। अगर आप किसी एक चीज पे ट्रस्ट कर रहे हो कि इफ यू आर रीडिंग नितिन सांगवान, ओके फाइन, रीड नितिन सांगवान, रीड इट मल्टीपल टाइम्स। इफ यू आर स्टडिंग कुमार राका, रीड इट मल्टीपल टाइम्स। वो आपको बहुत एज दे देगा rather देन गोइंग टू मल्टीपल सोर्सेज कि अच्छा आप हरलंबस भी पढ़ लो, आप इग्नू भी पढ़ लो। और सबसे इजी तरीका है किसी बुक को कवर करने का फॉर एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम इज टू गो थ्रू इट्स टॉपिक्स। अगर आप मान लो रिट्जर खोला आपने, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, व्हेन आई डिड नॉट रीड रिट्जर, मैंने नहीं पढ़ा रिट्जर, आई जस्ट स्किम थ्रू द बुक कि अच्छा ये टॉपिक है, इसके अंदर ये आता है कि दरखाई में अच्छा डिविजन ऑफ लेबर, सुसाइड, मर्टन है, तो ये ऐसे ऐसे करके आपको, और इससे आपको पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स भी मिलते हैं, आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स भी मिलते हैं, और उनके सब टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो यू राइट इट समवेयर, डू नॉट गो थ्रू द एंटायर बुक। अच्छा आपको प्रॉपर सर्टेन चैप्टर्स पढ़ने ही है, अगर आपका टाइम नहीं है, इफ यू आर न्यू टू द सब्जेक्ट, आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़ो और स्किम थ्रू कर जाओ एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। इसका ये हो गया। और
आई वुड से कि ऐसे पैनिक नहीं करना है कि अच्छा इसने इतना पढ़ लिया, इसके मार्क्स में 80 आ रहे हैं, मेरे तो 70 आ रहे हैं। डू नॉट डू इट, डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ। आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आप एग्जाम में क्या कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हमारे टाइम पे व्हेन वी हैड एन एज कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वी कुड गेस कि अच्छा ये एक बार ही हम रिस्क ले सकते हैं इस क्वेश्चन पे। बट फॉर यू इट्स नॉट द सेम केस। आपको क्या करना है, अब यही होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से व्हाट यू विल डू, आपको एनालाइज करना आ गया एक बारी कि अच्छा आप एक स्मार्ट गेस कर सकते हो। इवन फॉर द क्वेश्चंस यू डोंट नो, आप एक स्मार्ट गेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के ऊपर आ गया और आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने पढ़ाई करी है, तो आप कार्ल मार्क्स तो नहीं लगाओगे, तुक्के में कार्ल मार्क्स तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। वो या तो हर्बर्ट ब्लूमर हो सकता है या जी एच मीर हो सकता है। तो वो आपकी पीवाईक्यू से ही आएगा। वो जो स्मार्ट गेस है ना फॉर अ नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन, दैट इज हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ। और एट द एंड आई वुड जस्ट सम अप माय टॉक कि हम सब एक प्रोसेस में है। इसका एक कोई एंड नहीं है कि हम सब मैन इज अ परपेचुअली डिससैटिस्फाइड एनिमल। हम टॉप भी कर जाएंगे ना तो हमें लगेगा अच्छा अब हमें ये करना है। तो ये एक प्रोसेस है। यू कैन नॉट जस्ट या कि अच्छा एमए में हो गया, जेएनयू हो गया, तो बस अब तब लगेगा कि अरे आईआईटी भी तो हो सकता था। अरे तो फिर जब आईआईटी चले जाओगे लगेगा अरे ऑक्सफोर्ड भी तो जा सकते थे। तो इट इज अ प्रोसेस। तो अगर जस्ट इन केस इट्स लाइक एज अ सीनियर 1-to-1 आई एम टेलिंग यू, अगर आपका नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जेएनयू एम कर रहे हो और आपका नहीं हो रहा है, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी हैव बीन इन जेएनयू, हम सब क्लासमेट्स रहे हैं, हमने वो देखा है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द स्टार्ट ऑफ अनदर प्रोसेस। आप जेएनयू पहुंचते हो, आपको लगता है अच्छा अब इसके बाद ये करना है, तो इवन इफ यू डोंट गेट इनटू द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप बस अपने आप को ये समझाना कि इसके बाद कुछ और बेटर होगा। और स्टिक टू, मेरा एज अ सीनियर यही गाइडेंस रहेगा, स्टिक टू योर रिसोर्सेज, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, एंड इफ यू have kept your faith in somebody or something, for example in your case Himani ma'am, if you have your faith in her, तो आप उन पे ट्रस्ट करो। she will not guide you ऐसे, मतलब she is an expert in the subject. We have been roommates in JNU and I've seen her working hard in everything. She is from a non-sociological background और उन्होंने हर दिन उस पे मेहनत करी है। तो keep your faith in your mentor. That's it. And all the best. I hope you sail through. And हम eventually आपके भी टॉपर स्टॉक सुने ऐसे ही इसी मीडियम से। All the best guys. Thank you. थैंक यू सो मच संचिता। एंड एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि वो जो स्मार्ट गेस वाला होता है ना, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बताती हूँ कि जैसे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का आपने कहा कि एटलीस्ट कार्ल मार्क्स तो आप नहीं टिक करोगे या वेबर तो नहीं टिक करोगे, मतलब थोड़ा सा स्मार्ट गेस हमें मारते हुए चलना है, ठीक है। और हम क्लास में तो लेके चल रहे होते हैं, हर टॉपिक पे मैं बता के चलती हूँ कि इससे क्या आ सकता है। तो ये बहुत मुझे लगता है एज हो जाता है, क्योंकि हमारे टाइम पे ये बताने वाला नहीं था कि इस टॉपिक से क्या आ सकता है। तो आप लोग इवन 2-4 सीढ़ी हमसे बहुत ऊपर हो, ठीक है, कि क्लास में मैं बताते हुए ही चलती हूँ कि इस पे ये सवाल बन सकते हैं, मैक्स टू मैक्स क्या बन सकता है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रवि। रवि, आर यू देयर एंड एम आई ऑडिबल टू यू? Hello. Yes. Hello. Am I audible to everyone? Hello. Yes, Ravi, you are audible. Yes, you are audible, Ravi. First of all, I'm going to introduce myself. I'm Ravi, currently pursuing PhD from JNU. I have done my bachelor's from Himachal Pradesh University and done my master's from JNU. So everything almost being covered. So पहले ही सब कुछ जो है more or less cover हो चुका है। तो इसमें मैं 2-3 चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि फॉर मास्टर्स आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स। कि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप मोर और लेस एग्जाम क्रैक कर ही लेते हैं। तो बेसिक्स के लिए आई थिंक एक बहुत अच्छा किताब है HK रावत का सोशियोलॉजी का, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें जैसे कि सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, उसमें बहुत बेसिक जिसको मतलब कि आप एनसीईआरटी स्किप करके आप उसको पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने वो किया था अपने टाइम पे और उसने काफ़ी हेल्प करी थी। HK रावत का है हिमानी, इफ यू कुड प्लीज सर्च इट एंड प्रेजेंट टू द पीपल सो दे कैन सी द कवर एंड परचेज इट आउट। सो उसको आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा एक आप ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी या फिर कोई भी डिक्शनरी ले लीजिएगा, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो सकते हैं। मतलब
कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप उसमें आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी, आप जिसमें आप कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने गूगल में सर्च किया, आपको नहीं आइडिया लग रहा है, तो आप उस डिक्शनरी में देख लीजिए। कोई भी डिक्शनरी हो सकता है, वो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का हो सकता है, ब्लैकवेल का हो सकता है, या कोई भी हिंदी में भी कुछ आता है, एक मतलब रावत पब्लिकेशन का विश्व को शब्दकोश इस टाइप का, मतलब समाजशास्त्र शब्दकोश इस टाइप से, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक्चुअली, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर एकेडमिक्स इट विल हेल्प यू। सो क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको एक बेस देते हैं, आप किसी भी डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट्स होता है आपको बेस देता है, जिससे कि आप एक किसी भी डिसिप्लिन पे अपना ग्रिप बना सकते हैं, और आप ग्रिप बनाएंगे तो वो उसके लिए सब जरूरी होता है। उसके अलावा आप थ्योरीज पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं उसको आप देखिए। थ्योरीज पर्सपेक्टिव का आपको जब अच्छी समझ बन जाएगी तो आपको बहुत एक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कि आप एलिमिनेट करना, जैसे कि मान लो मार्क्सिस्ट स्कॉलरशिप जो है, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलरशिप जो है उसमें कौन कौन से थिंकर्स हैं, कौन कौन से वो लोग हैं, किस तरह का उनका आइडिया है, उससे आप जो है मतलब आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी, आप अगर आपका जो थ्योरीज पे का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है तो। इसके अलावा एक मैं ये बताना चाहूँगा, इंडियन सोसाइटी का करके एक किताब है एस.सी. दुबे का, उसका आप ग्लोसरी देख लीजिएगा। उसमें जैसे कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे कि हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, मतलब एक एक दो दो लाइन में दे रखा है। जैसे कि मेरे पास शायद किताब है, ये एक किताब करके है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है। इसमें लास्ट में आप जाएंगे तो 8-10 पन्ने का आपको ग्लोसरी मिलेगा, बहुत अच्छा ग्लोसरी। आप जाइए, 10-12 पन्ने हैं उसमें, पढ़िए आराम से। बहुत बेसिक है उसमें, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा रखा है, मतलब उन्होंने, मतलब जो मान लो कि मैट्रिलोकल, ये वो जो भी रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सब बहुत अच्छे से दे रखा है। तो आप ग्लोसरी 10-12 पन्ने का आप आराम से एक 1-1.5 घंटे में पढ़ लेंगे आराम से, तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा आप एमसीक्यूज देख लीजिएगा। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एमसीक्यूज को जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मान लो 4 ऑप्शंस हैं, तो आप 4 ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए, कि उसमें जो भी ऑप्शन है उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि मोरलेस वो रिपीट होता रहता है। मान लीजिए हाइपर गेमी पूछा गया, तो हो सकता है कि ऑप्शन में हाइपोगेमी भी होगा, और हो सकता है कि अगली बार हाइपोगेमी पूछ दे, या कुछ उस तरह से पूछ दे। तो आपको जो ऑप्शंस होते हैं उसको अच्छे से देखना है, और उसको गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको देख देख के आप कर लीजिएगा। तो मोरलेस यही है, आप ये सब कर लेंगे तो मोरलेस आपका हो जाएगा। और पहले ही जो अदर जो स्पीकर्स थे उन्होंने मोरलेस कवर कर दिया है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है कि मैं ज़्यादा इस पे जो है इंसाइट दे पाऊँ। तो मोरलेस यही जो चीज़ें हैं आपको करनी है, और बस इसके मतलब आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इतना आप कर लेंगे तो सफिशिएंट है। और रिवाइज कीजिए जितना रिवाइज हो सकता है, और कम रिसोर्सेज पे रिलाई कीजिए। कम से कम रिसोर्सेज रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे तो आपके अंदर जो है क्लैरिटी ज़्यादा रहेगा। तो क्लैरिटी रहेगा तो एग्जाम क्रैक होगा। तो मोर और लेस यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि फॉर योर इनसाइट्स। ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रही थी कि जितने भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं वो बहुत गिन चुन के बुलाए गए हैं, कि सब लोग मतलब जिस बैकग्राउंड से आप आते हो ना, तो उस मतलब उसी बैकग्राउंड से सारे 5 के 5 आते हैं, और सबने इतना स्ट्रगल किया है लाइफ में कि मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा कि हाँ भैया अगर ये कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप तो कर ही सकते हो, कि आप हमसे बेटर प्लेस पे हो, कि जहां से हमने शुरू किया था, हम लोग बहुत नीचे लेवल से शुरू करके यहाँ तक लोग पहुंचे हैं, सब लोग, कि जितनों ने कहाँ से लोग आकर कहाँ पहुंच जाते हैं। तो कभी भी ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे यार हम कैसे करेंगे, कि हम तो यहाँ एकदम अकेले बैठे हुए हैं, हमारे तो कोई दोस्त भी नहीं है जो सीयूईटी दे रहा है। तो ऐसा कभी फील नहीं करना है। सारे एक्सपर्ट्स इसीलिए बुलाए गए कि ताकि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट आए कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अ सरप्राइज एक्ट। कल मुझे आई थिंक नवाब ने कहा था कि मैम ऐसा एक बच्चा हो जाए कि जो 1-2 साल जिसमें मतलब लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जिसने सीईटी दिया हो। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट अश्वित, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी, आई एम हियर। Yes, can you give some insight to our students? Little bit. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. So, will English work or shall I go bilingual? Bilingual will be good. Okay. जो अभी As per तक your comfort. Yes. Okay. So like हाँ, अभी तक 5 एक्सपर्ट्स जो पीएचडी कर रहे हैं, जो भी सेशंस है ना सबने दे दिया। ये जो एक्सपर्ट्स है ये सब मेरे सीनियर्स भी रहे, और जब मैं सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे
मेरा गाइडेंस भी इन्हीं लोगों से हुआ। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे कुछ देर पहले संचिता ने बोला, फेल्यूर से हम वहां रुकना नहीं चाहिए। जैसे जब मैं सीयूटी का मैं 2023 में सीयूटी दिया था, और अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से एमए कर रहा हूँ। अभी फाइनल सेमेस्टर में हूँ। सो I better will go with English. Will that be Yes, fine? please. Yes, Because I yes. will be more fluent in English. Okay. So what happened at the time was, like, I was so damn sure that like I should get into JNU, but my preparation didn't like go so fine that like I was unable to crack JNU. But like I didn't had any plan B at that point of time. So like immediately I got to make some calls. Like I got Pondicherry University, but like because of some reasons, like I got to make call, and I finally ended up in Central University of Himachal Pradesh. But the thing is, it doesn't matter where you get admitted and like where the exam takes you, but you can still mold your things. Like right now I have been working on, like, because I want to get into PhD, and like I want to pursue my career further in sociology. Now I'm working on my papers. Like there are my seniors, my friends from who are in DU, JNU. So I have been taking guidance from them. I have been working, and like you can proceed further. So first thing is, doesn't matter how this exam goes. All that you have to do is you have to give best from your side and make right choices even when the things go other ways. One thing I can say is, like, during preparation, what went wrong for me. So there is this thing, like, if you prepare for something better, like I was like, I got some sessions, and so I was going according to like preparing for UGC NET syllabus. I was preparing for UGC NET syllabus. I didn't focus on CUET syllabus. So it's like much vaster than CUET. So what happened was I was unable to cover completely because I was in my BTech final year. Like, so I had my time constraints as well. So I was unable to complete the syllabus, and finally it went other ways. So what suggestion I would give is, okay, it's a very good thing to look beyond the syllabus, because there might be few questions that are coming outside and you will be having an edge. But what I would suggest you is, first be thorough with your syllabus that is given. That's the first thing you have to do. Once that is done, you can go beyond that. You can look into things, but it is very important to cover your syllabus first. That was the first mistake I did. I am saying my mistakes because you should not be repeating them and like having the issue. Second thing is, all the experts we have been saying about this MCQ: practice. You should have the practice like as much as you can. One suggestion I will give: there are like as in the course only they are giving mocks and all. Along with that, one suggestion I will give: you take any question bank. Maybe it can be Truman, Arihant, or anything. Randomly, you sit as a group of, if there are people along with you who are preparing for CUET, you make a group of 2-3 people for separately answer 75 questions, because there are 75 questions in your paper. So you make your own marks from the question banks. Okay, then do solve 75 questions separately. Then once that is done, you all 2-3 people or 4 people sit together and discuss them, everything. So what happens when you discuss such way, it helps you to know the topics you are lagging behind, and like even if you are unable to cover some of the topics while solving these MCQs and discussing, those topics will get covered. So I would suggest this thing. I was unable to do the enough practice either. So this is the second thing. You just keep practicing as much as you can. And regarding books, as Ravi Bhaiya just suggested, even in the comment section, H.K. Rawat, when you are entirely new to the subject, that book become like very strong base for me. So I would suggest you, like, if you are starting with sociology just now, that will form a very good foundation for you. I won't say that's enough for your preparation, but that forms a very good foundation. So
you can start with that. Thank you. थैंक यू सो मच अश्वित फॉर योर इनसाइट्स। अब जो भी बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं अब पूछ सकते हैं। यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड आस्क whosoever you want to ask. Yes, anybody, any doubt? I hope आधों के डाउट तो बच्चे कमेंट में ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे शायद बीच में हैंड रेज कर रहे थे, तो अब किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज। Yes, Umesh. Hi, ma'am. First of all, thank you to all the mentors for their precious time. And sir, ma'am, like my problem is there are like so much thinkers and all their concepts. So my first question is to Rajesh sir. Like he told us to make a flashcard. So like there are so many concepts and we get confused ki, which concept is for which thinker, because we have seen that on a similar topic there are various thinkers who have given their concepts. So how to manage that? Hi Umesh, you have you have asked good questions. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि फ्लैश कार्ड्स, जैसे कोई आप ऑथर उठाएंगे, कोई सोशियोलॉजिस्ट उठाएंगे, उसके अंदर जो भी उसके अंडर कंसेप्ट है वो लिखिए आप एक पे। फिर ऐसी सेकंड उठाएंगे, जैसे आप मार्क्स को उठाते हैं तो क्लास स्ट्रगल है, उसका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसी इमाइल डर्कheim का उठाते हैं तो सुसाइड है, डिवीजन ऑफ लेबर है, और रिलीजन का कंसेप्ट है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन टोटेमिज्म का है। तो इस तरीके के इनके कंसेप्ट लिखिए। फिर जो मैंने फ्लैश कार्ड आपको शो किया उससे कनेक्ट कीजिए। बेसिकली सोशियोलॉजी में हुआ क्या है कि एक के बाद एक चीजें हुई हैं, मींस ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से, या चाहे डर्कheim हो चाहे वेबर हो, वो आए और उन्होंने कुछ नया बता दिया जो पहले लिंक नहीं था। पहले से सब कुछ लिंक होता है, तब कुछ ऐसे से मतलब एक चेन टाइप की बनी हुई है। जैसे सेंट साइमन से पहले एक वो नहीं, अगस्त कॉम्टे से पहले ये सेंट साइमन आए, फिर उसके बाद फ्रांस पे यही आए, डर्कheim आए। तो इनकी ऐसे करके कनेक्ट करनी है आपको चीजें। तो धीरे धीरे आप जैसे बार बार रिवाइज करेंगे चीजों को, मार्क्स को बार बार पढ़ेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे डर्कheim को, और इससे फ्लैश कार्ड बनाएंगे फ्रेंच सोशियोलॉजी में कौन कौन थे, क्योंकि सेम कंट्री पे सोशियोलॉजी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हुई होंगी आपस में। ऐसी जर्मन सोशियोलॉजी चल रही होगी, वहाँ पे मार्क्स चल रहा होगा, वेबर चल रहा होगा, जॉर्ज साइमल चल रहा होगा, ऐसी ब्रिटेन का चल रहा होगा, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, ये सब अमेरिकन सोशियोलॉजी की चल रही होगी। सो ये सब कनेक्ट हो रहा होगा वहाँ पे। गेटिंग पॉइंट उमेश, जैसे टारगेट पर्सन है, ये सब है। और थोड़ा बहुत उस सोसाइटी का बैकग्राउंड पढ़िए, अमेरिकन सोसाइटी कैसी थी, क्या थी, वहाँ पर क्या था, तो बहुत आसान हो जाता है समझना। बेसिकली एक थिंकर को उठाइए और बेसिक से शुरू करिए पहले। जैसे अगस्त कॉम्टे से शुरू करते हैं, उससे पहले शुरू करते हैं अगस्त कॉम्टे का कंसेप्ट पढ़िए, उसके क्या क्या थे। जैसे उनका इस पे है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पे है, सोशल उस पे है, क्या कहते हैं, सोशल चेंज पे है, सोशल स्टैटिक्स पे है। तो ये सब चीजें उनके कंसेप्ट हैं। तो उसके बाद आप डर्कheim के उठाइए, ऐसे ऐसे करके एक एक करके उठाइए। और फ्लैश कार्ड आपको किसमें हेल्प करेगा, एक तो एकदम जो आपको मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, उसमें हेल्प करेगा। दूसरा, आप कनेक्ट कर पाएंगे सोशियोलॉजी को, पूरा ओवरव्यू ले पाएंगे उसका। गेटिंग पॉइंट उमेश? Yes, Umesh, Yes, is it yes. Yes, sir, I'm Any- getting that. Like first of all, we have to see the timeline की कैसी चीजें develop हुई हैं overall society, बिल्कुल। and then we'll have to add the sub topics उसमें जितने hard thinkers के आए हुए हैं, and we have to add that in the flashcard timeline में add करना है basically. When you will understand the timeline, you will able to connect. जैसे राल्फ डायरेंडॉर्फ है, ये मार्क्स के बाद आएगा। पहले मार्क्स ने कुछ बोला होगा, उसके बाद पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करेगा। ऐसी करके सब कनेक्ट होते जाते हैं आगे को। Yes, sir. Okay. And I have a second doubt. Like all the mentors told like various resources to go through. So like if we are doing classes from like Himani ma'am, so like we can do some things like Sanchita ma'am told to skim through the various like in George Ritzer and all. So we can do that things because that is quite not lengthy process. So can we rely totally upon the Himani ma'am's content and go for the PYQs and other like question banks? I have to answer this question or Anyone who feels comfortable.
Okay. If I say that you are totally relying on Himani ma'am, it's a risky business also. Will you believe it? No, not at all, but So basically, I want to say that Himani has gone through this exam process, or I also, and other scholars also. How they will help you, what mistakes they have committed. So वो mistakes आपको commit नहीं करनी है. और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से हिमानी मैम ने बोला, उसके बाद सेकंड पे मेरा था, शिवानी का, तो सबके सोर्सेस एक जैसे ही रहे हैं. एंड yes, इट माइट बी पॉसिबल दैट इफ यू मतलब टोटली रिलाई करना तो एक ऐसा कंसेप्ट हो गया कि पूरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इन इटसेल्फ. आप हिमानी की जो जितनी लर्निंग्स हैं उससे सीखिए कुछ ना कुछ, और इतने से एग्जाम निकल जाता है. और आप और आगे अच्छा करना चाहते हैं तो खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे कुछ ना कुछ नई बुक्स पढ़ने का मन किया तो उठा लिया, देख लिया, तो हिमानी हमसे डिस्कस कर लिया, इस बुक में ये लिखा है. सो दैट विल इंटरेस्ट नॉट यू बट ऑल्सो द हिमानी मैम and other students also. And it's a journey. Okay, it might be that Himani ma'am got admission in JNU. It might be that other students are pursuing PhD from JNU or some IITs. Okay, you get the PhD in the Oxford, Cambridge, but it's not a big deal. Believe me, if you read the sociology properly, so you can easily reach to the foreign institutes. There are a lot of foreign institutes who take the Indian students based on the diversity concepts. So big, dream big and act big, and trust on your mentor. Believe me, it works. okay, thank you so much, sir. Can I come on this point? Can I come on this? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. महेश, जो आपने बोला कि can you entirely rely on her? You cannot entirely rely on a single book also, na? But you have to trust the book. It is the same with the mentor. आपको उनको trust करना पड़ेगा. But at the end, it is your own notes, your own resources that is helping you. मैम आपको supplement कर सकती है. She cannot work hard for you, ना? She cannot go and give your exam. आपको उन पर trust करना है कि जो वो बोल रही है, she is guiding you through. आपको वो guide कर. She has been in the process and she has nailed it. And आपको process उसको trust करना है. रिसोर्सेज आपके अपने होंगे, नोट्स आपके अपने होंगे, मैम के जो लेक्चर्स हैं, मैम के जो नोट्स हैं, वो उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Let's move forward to the next question. Anybody else? Yes. किसी को कोई सवाल नहीं है? नवाब? I found that most of the students in this session are from Uttarakhand. So it's good to see people are coming forward. हेलो Actually, हाँ, yes, नवाब. मैम, मेरा एक क्वेश्चन था ना, लाइक जैसे मैंने अभी सीयूडी करना स्टार्ट किया है और पीजी में एडमिशन हुआ, देन कितने बेनिफिट्स होंगे एज यूपीएससी वालों को? जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल इनका है, कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, या मतलब लाइक कॉलेज से कितने हेल्प होंगे? क्योंकि मतलब कोर्सेज जितने भी होते हैं कंप्लीट करने के बाद ही मतलब वहाँ पहुंचेंगे, बट जो भी है जैसे कि काफी सिलेबस मैथ्स नहीं करता है, तो फिर Rajesh, you want to answer this question? Please unmute yourself. Can you repeat your question? What kind of sources you are talking about? आफ्टर सिलेक्शन जैसे सीयूटी और लाइक पीजी और ऑप्शनल का जो दोनों एक साथ में लाइक कितने बेनिफिट हो सकते हैं ऑप्शनल वालों के लिए? UPSC. Okay, so are you doing UPSC preparation, or have you completed your optional, or just in the beginning phase? कंप्लीट हो गई है. Okay, preparation complete हो गई है. Fine. So are you aware about like these concepts what we discussed in this class? Yes, sure. Yes. Okay. Ralph, Dahrendorf and these things. Okay.
So basically what happens when you appear in the CUT PG entrance or read these sources multiple, this will help you to write the multiple sociologists in your answers. Okay, आंसर राइटिंग तो वहाँ पे काम आ जाता है. आप डिफरेंट ऑथर्स चूज कर सकते हैं. कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं यूपीएससी जैसे कुछ डाइवर्स, मतलब बेसिकली होता है क्या है कि जो प्रोफेसर CUT PG का क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है और जो सोशोलॉजिस्ट, और वही सोशोलॉजिस्ट जो है कॉपी चेक कर रहा है यूपीएससी मेंस की और यूपीएससी ऑप्शनल की भी पेपर वही बना रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी का पेपर जो है ऑक्सफोर्ड से बन के आ रहा है, कैम्ब्रिज से बन के आ रहा है. यही अपने लोग दिल्ली में बनाते हैं या हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ये सब मिलके बनाते हैं. और CUT PG का भी पेपर यही बनाते हैं. ऑप्शनल इज अबाउट एकेडमिक्स एंड दिस CUT इज ऑल्सो अबाउट एकेडमिक्स. बस यहाँ पे ये हो रहा है कि सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया और वहाँ सब्जेक्टिव है. एंड और आप JNU से करते हैं तो आपको एक नया एक्सपोजर मिलता है सोशोलॉजी का खुद में. सो आपको लगेगा कि ये सोशोलॉजी अलग है और उस तरह की सोशोलॉजी आप सीखते हैं तो आपको पहले तो ऑप्शनल में एडवांटेज देगा ही देगा आपको. दूसरा, जब इंटरव्यू में आपका बैकग्राउंड दिखता है, बिलीव मी, हर कोई इंडिया में या कहीं पे भी जाओ तो आपके बैकग्राउंड से आपको जज करेगा. ये हर जगह होगा. और आपके CV पे कल के दिन या डैश जो यूपीएससी में लिखा हुआ होता है कि आप JNU से हैं या IIT से हैं या कैम्ब्रिज से बाहर से आए, तो आपका ना जो वर्थ है वो ज़्यादा मान लिया जाता पहले से ही, और आपको थोड़ा लेते हैं वो, मतलब कि इस बंदे में क्या क्या देखा है जरा. अदरवाइज आपको ऐसे ही जज करके वो जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेंगे तब तक आपको आगे नहीं प्रोसीड करेंगे वो. ये इसमें I would like to add. Yes, please, Shivani. ओके, सो आई वांट टू ऐड अ फ्यू पॉइंट टू इट. अगर ऐसा सोच के आ रहे हैं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए पीजी में आ रहे हैं या JNU आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया जाता है कि वो सोच के ना पढ़ना शुरू करें क्योंकि वो एकेडमिक्स के लिए है. बट इसके वो प्रोफेसर है तो ऐसा बोलेंगे, बट उसका अदर साइड है. ये कोई भी अगर यहाँ पे के सिलेबस से या सब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद अब जाके अगर यूपीएससी के ऑप्शनल के जो टॉपर्स के राइटिंग है वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ही लिखा है इन्होंने. अगर मैं प्रिपरेशन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में होती तो शायद ऐसा लिखती. तो ऑप्शनल इज नॉट अ बिग डील. बाकी सिलेबस का आप लोग देख लेना क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बेसिक, जो नितिन सांगवान में बोल रही थी, वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ही लिखा गया है. और वो यहाँ पे जो बिगनर होते हैं जिनको बेसिक नहीं आता उनको बोला जाता है कि आप नितिन सांगवान पढ़ो. तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि ऑप्शनल बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए अगर आप यहाँ से पीजी कर रहे हो. तो यहाँ के सब्जेक्टिव जो कोर्स वर्क है उसके थ्रू अगर जा रहे हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि आप जो वहाँ पे लिख रहे हो वो बेसिक है यहाँ पे. बट वो क्लास में ये मत रिवील करना कि मैं यूपीएससी के लिए आया हूँ, यूपीएससी के लिए आया हूँ ऐसे करके तो डांट लगेगी. ऑल्सो आई थिंक जो पर्सपेक्टिव आपका बिल्ड होता है, जो हॉराइजन आपका डेवलप होता है, वो आपको एक एज दे देता है ऑप्शनल राइटिंग में. मतलब सिर्फ एकेडमिकली हो, अगर आप JNU या BHU जैसी यूनिवर्सिटी या ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो जो आपका मतलब कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन जो है इतने डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से होता है कि आपकी पर्सपेक्टिव बहुत डेवलप होती है ना. एज अ पर्सन भी वो आपको बहुत हेल्प करता है. प्लस अगर आप एकेडमिकली देखो तो वो आपके ऑप्शनल को बहुत एनरिच करता है. सिर्फ थिंकर्स के नाम रट लेने से नहीं होता, यू हैव टू लिव थ्रू इट ना. तो आई थिंक वो जब आप अगर इंटरव्यू में भी जाते हो, व्हेन यू स्पीक यू शो वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, नॉट फ्रॉम योर क्लास. मतलब आपके क्लास, आप कहाँ से रीजन से हो वो नहीं दिखता, आप इंटेलेक्चुअली किस जगह से हो वो दिख जाता है. सो आई थिंक दैट डेवलप्स अ लॉट. यस, दैट्स करेक्ट. मैं यही बोल रही थी कि जैसे बेस तो सेम है ना, सिर्फ सब्जेक्टिव आंसर्स और ऑब्जेक्टिव आंसर्स में डिफरेंस है कि कहीं पे ऑब्जेक्टिवली आपको आंसर देना है कि हाँ भैया कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, लेकिन क्या थ्योरी दी थी वो ऑप्शनल में हो गया. लेकिन पढ़ना तो क्या ही पड़ेगा कि क्या थ्योरी क्या है, बस आपको जो नाम है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और डिटेल वाला ऑप्शनल में. और दूसरी चीज ये कि हमेशा सिर्फ अगर ये सोच के चलोगे कि मुझे मतलब एकदम इतना अगर सोच के चलोगे चीजों को कि भैया ये ऑप्शनल में, मतलब JNU तभी जाऊंगा जब ऑप्शनल में हेल्प मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है. लाइफ इज नॉट अ मतलब प्रिपेयर्ड सम नहीं है लाइफ, कि कभी कभी ऐसे खुल के भी तो जीना होता है ना. कि JNU इज अ कल्चर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इवन पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वहां पर जाके, तो वो अलग लेवल पे है कि मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. पर्सनैलिटी एज अ होल आपकी बहुत डेवलप हो जाएगी कि अभी जहां हो और 2 साल बाद आप जहां स्टैंड आउट करोगे वो एकदम अलग होगा. चाहे आपने एकेडमिकली आपका लॉस हो गया, लेकिन आपका कहीं ना कहीं एनरिच तो हो रहा है ना.
कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, कि जेएनयू जाके आपने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं आगे रहोगे, कि कहीं ना कहीं कल्चरली बहुत एनरिच करेगा। यस, एनी अदर डाउट? पीछे का डाउट ले लेते हैं, कुछ बच्चे पहले सवाल पूछ रहे थे। नवाब, आर यू क्लियर? डू यू वांट टू आस्क Ashwit any question? Yes, sir, yes. Nawab, I want to add one more point. I never prepared for the post-graduation entrance and for the JRF also. On that terms कि मुझे CUT देना है. I prepared for the optional और बट मैंने फैक्चुअल को उस पे रखा दिमाग पे, और जो मेरे कलीग्स थे हिमानी संचिता सब साथ में प्रिपेयर करते थे, तो मैं इनसे बात कर लेता था ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो सब लेके मैं रट लेता था उस तरीके से, मतलब जस्ट बिफोर द एग्जाम और जस्ट फॉर 1 वीक। सो उससे ही एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो गया था, तो आसानी से निकल जाता था। सो ये है कि अब दोनों चीज़ करते भी हो साथ में तो इससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा आपको। यस, दैट्स ट्रू। कुछ पीछे के डाउट ले लेते हैं। हर्षित सिसोदिया ने पूछा है कि भैया सोशियो की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें तो जेएनयू क्लियर हो सकता है क्या? शायद राजेश से पूछा है। कितना टाइम बचा एग्जाम के? 2 महीने में तो चलो 1 महीना। 1 महीना, 1 महीना काफ़ी है, नितिन सागवान रख दो, और जो टॉपिक्स हैं और वो मतलब और जो उसका पीवाईक्यू है वो सॉल्व इतना कर दो कि दिमाग में छप जाए पीवाईक्यू। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बी मानना सर, क्वेश्चन पे मतलब ये वाला ऑप्शन मानना है, तो उस तरीके से फ्रेमवर्क बना लो। और मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 75 क्वेश्चन है, टाइम बहुत है, तो आसानी से हो सकता है। बट ये कि ऐसा नहीं कि मतलब बोल दिया आसानी से हो सकता है तो लग गए मस्ती करने, मतलब बैठ जाओ रोज 5-6 घंटा तो आराम से हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा। यस, उमेश। Sir, I have actually a similar doubt over here. I'm appearing for pre this year, so like I don't have much time. I'm like giving around 8 to 9 hours for GS, and whatever leftover time is like 2 or 3 hours. So that I'm like devoting to CUT PG. So do you think I can manage in that? I think prelims is on 25th May. Yeah. So आप CUT PG को 3-4 मतलब आपने ऑप्शनल पहले किया हुआ है, तो 3-4 आवर्स आप मतलब ज़्यादा 3 भी नहीं, आप 2 and 3 आवर्स दीजिए। हिमानी हमसे नोट्स वगैरह ले लीजिए, पीवाईक्यू वगैरह उनके पास ऑलरेडी कलेक्शन होगा और ठीक ठाक उन्होंने खुद का एनालिसिस होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और थोड़ा टच पे रहेंगे तो थोड़ा डिस्कशन भी हो जाता है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। उतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है ऑप्शनल को, मतलब आपको पता है चीज़। Yes, like I have done the classes, but the issue is that I don't have much hold on it because I couldn't do the rigorous revision. So that is the issue. So एक जो इनके पास नोट्स होंगे जिसमें मतलब बेसिकली रटना होगा, तो उन्हें रटने की कोशिश करिए, एटलीस्ट 3-4 रिवीजन मार लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उससे हो जाएगा। Okay, sir. So like can I aim for JNU in such preparation? Yes, You JNU have are the to best aim place. JNU. You will get every year lot of experience selected from JNU. Even JNU is a brand, believe me. When you go for the interview, you will find that some people are from JNU. It's like a community. Yeah, like sorry, like JNU is like my priority, like, but I'm asking ki with such like preparation, like I'm not able to give much time. So can I like qualify, get the such merit that I can qualify into JNU? Like because Yes, the cut is quite high. You have prepared optional, you have read sociology earlier, so that will benefit you, that will support you. Okay, sir. Yeah. And there are always some trade-off, like opportunity cost हर किसी का होता है, थोड़ा रिस्क लेने में कुछ नुकसान नहीं होता कभी भी। It might be that you feel so confident in the exam, so आप करके आ गए और हो भी जाता है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं होगा। Yeah, true that. Thank you so much. एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर आपने किसी भी एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी पढ़ा है और उसके एग्जाम्पल को रिलेट करने के लिए आपको फिर से बुक खोलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है या न्यूज़पेपर नहीं देखना पड़ रहा है कि आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ ये इंसिडेंट हुआ है,
दैट्स व्हाट अबाउट द जेएनयू का कोर्सेस और पीजी का। यहाँ पे आप थियरी को आप रिलेट कर पाइएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप खुद ऐसा लगेगा ये तो मेरे से रिलेटेड है, और एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब खुद से रिलेट करना सीख जाइएगा कि आप डिवीजन ऑफ लेबर हो या सोशलाइजेशन हो, कुछ भी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर आप एक सेकेंड में अगर सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है ये मेरे से रिलेट कर रहा है और इसका मतलब ये होता है, देन इट मीन्स कि आप कोई भी एग्जाम के लिए रेडी हो, आप दे सकते हो। ये कुछ ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट ही सबके लिए बेसिक, क्योंकि जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उसका उतना ही लेवल है जेएनयू का। इवन अगर आप जेएनयू में हो तो उतना ही लेवल है कि उससे भी हायर आप जा सकते हो। तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है, बट ये आप रिलेट करना सीखो और बस प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी एग्जाम के लिए देखो कि हाँ ठीक है क्या होता है, बट रिलेट करना सीखो। थ्योरी बस रटो मत ऐसे ही, अगर टाइम है आपके पास तो। दैट्स ऑल। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गीता सारकर, कुछ आपको पूछना है? आपने कुछ लिखा है शायद गेट के रिगार्डिंग। यस गीता। Hello everyone. हेलो। Am I audible? यस यू आर ऑडिबल। This is regarding GATE. So as I am preparing for GATE 25, so I am preparing for sociology. I study sociology. And exam is on 15th February. So I am asking for last few days strategies. So what should I do? I mean, what unit should I focus more? हेलो Hello. हिमानी, हेलो। हाँ हिमानी, शुड आई रिप्लाई? यस संजीव। हाँ यस। एक्चुअली हाँ हाँ एक्चुअली हेलो तो सबसे संजीव। पहले वही जो सभी लोग बोले। हेलो यस। और अगर योर आपका वॉइस इज क्या ब्रेकिंग आपका संजीव। मैथमेटिक्स। हेलो हेलो हेलो, यस नाउ क्लियर। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ तो यस। एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट है, ओनली 15 डेज बचा है। तो क्या आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स वगैरह रहा है क्या? No, I am from sociology background. ओके ओके, तो आप ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और उससे रीजनिंग वगैरह जो उसमें पूछा जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एप्टीट्यूड लेवल का जो मैथ्स पूछा जाता है उसमें स्टक नहीं होना है। तो आप एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करें अभी के टाइम में, और रिवीजन करें नोट्स का। और बाकी अगर इसमें कुछ ऐड करना होगा तो बाकी लोग ऐड कर देंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे अभी मैं मीटिंग छोड़ रहा हूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और लास्ट में बस मैं महाभारत से एक कोटेशन यूज करूंगा। कोटेशन नहीं है, मतलब हमको याद नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं पढ़े हैं या सुने हैं, याद नहीं है हमको। बेसिकली जब दुर्योधन, जब शकुनी चूंकि बहुत वो भी विद्वान था, तो लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ ना कि जब सब लोग जा रहा था तो दुर्योधन बहुत कंफ्यूज था। तो बोला ना कि जो मन भूमि का युद्ध होता है ना वो ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग के रणभूमि में जाने से पहले तो जो एग्जाम है रणभूमि में है, आप लोग क्लैरिटी के साथ, और मैं बता रहा हूँ शिद्दत के साथ मेहनत करें। हम और हिमानी जेएनयू में एमए के पहले दोस्त हैं, जो हम लोग डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट किए। यूट्यूब से इधर उधर से हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे, उसमें क्वेश्चंस का पोलिंग करते थे आपस में, रोज 10 क्वेश्चन क्रिएट करते थे, डिस्कस करते थे। तो आप लोग को खैर उतना नहीं जाना, उतने अंदर नहीं जाना है, क्योंकि उस समय हम लोग के पास कुछ रिसोर्सेस नहीं थे, खुद से जो कर रहे थे। बाकी सब लोगों ने गाइड किया। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और लास्ट में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं नहीं कहता हूँ कभी हार के बारे में सोचो, वो तो होगा जो होगा देखा जाएगा। अभी बस जीतना है, जिद होना चाहिए मन में। मैं कह रहा हूँ जिद होगा तो मिलेगा। ऐसा कोई चीज ना हो कि प्राप्त ना किया जा सके, जिद होना चाहिए, ठीक है ना?
गिरेंगे तो दुगुना। एक स्प्रिंग, मैं साइंस का हूँ, सॉरी, मैं एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। जो स्प्रिंग होता है आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग क्या है ना कि ऐसे जब स्ट्रेच करेंगे तो फिर छोड़ेंगे तो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाता है। वैसे ही ह्यूमन टेंडेंसी होना चाहिए। अभी हम गिर रहे हैं तो फिर नेचुरल पोजीशन पे आएंगे, गिरने के बाद दोगुना ताकत से उठेंगे, फिर गिरते हैं तो चौगुना ताकत से उठेंगे। जितना ताकत है झोंक देंगे। मतलब अंततः ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि ये पढ़े होते ना तो सिलेक्शन हो गया होता, ये किए होते तो सिलेक्शन हो गया होता। फाइनली वो कर लीजिए और लास्ट में अपने आप से खड़ा होकर बोलिए ईमानदारी से, मिरर के सामने अपने आप को, अपना शक्ल देख के अगर आप बोल पा रहे हैं मैंने अपना बेस्ट दिया था, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, तो समझ लेना कि सिलेक्शन और फेलियर मैटर ही नहीं करता। आप फाइनली जीत चुके हैं। और आप सभी को ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच संजीव फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने इतना टाइम दिया हमें, 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है मुझे लग रहा है। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। आपने इतना अच्छा गाइड किया बच्चों को, इतनी सारी बातें बताई, बहुत मोटिवेटिंग बातें बताई कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मन ही है जिसमें आप हार जीत डिसाइड कर लेते हो कि अगर आपने मान लिया, वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, कि हार भी गए तो भी सेटिस्फाइड जो है वो खुश है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। अगर संजीव से किसी को कोई सवाल है तो वो आखिरी में फटाफट पूछ सकता है, फिर वो लीव कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं है तो फिर बाकी तो जवाब दे ही रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है? यस, गीता के बाद कौन था? संजीव, एंड दिस इज रियल नॉट आइडियल। यस, वी नो। अर्चना गुप्ता, आर यू देयर? अर्चना गुप्ता इज नॉट देयर। अच्छा, जो बच्चे नेट वगैरह के प्रिपेयर भी कर रहे हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे काफी एमए के बच्चे भी यहाँ पे हैं जो नेट से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे होंगे, तो वो पूछ सकते हैं। या कुछ यूपीएससी के बच्चे भी हैं, वो राजेश से पूछ सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। अर्चना गुप्ता इज नॉट देयर। यस, भुवनेश। हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा एक सवाल था, बिकॉज राइट नाउ आई एम परसुइंग माय सोशियोलॉजी इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मेरा एक ही सवाल था कि यू ऑल सीम वेरी एक्सपीरियंस्ड, आप सबने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही ली होगी एंड आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी है एंड एग्जाम्स भी आप लोगों ने दिए ही होंगे कादे कोई ना कोई। तो मेरे को ऐसी 2-3 टिप्स अगर कुछ मिल जाए मेरी सोशियोलॉजी प्रिपरेशन में, जो मेरे को ऑप्शनल में हेल्प करे और बाकी चीज़ों में हेल्प करे, ऐसी कोई 2-3 टिप्स मिल जाए जो आपने सीखी अपने टाइम में एज अ स्टूडेंट, तो मैम मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरी तो ये क्वेश्चन है बस। अच्छा, मैं एक्सपर्ट्स को बता दूं, भुवनेश मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है कॉलेज में एमए का। मैं तो इसको क्लास में बताती हूँ सब कुछ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको कुछ टिप्स दें सोशियोलॉजी की। यस राजेश, और वो यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है और काफी सिंसियर स्टूडेंट है। Okay, what kind of tips you want first of all, in what context? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इतना सारा Sometimes I start reading. मैंने अभी ऑप्शनल का पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है, पेपर 2 में मेरा थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं एक तो मेरे को कंफ्यूजन होती है टाइमलाइन में कि वेयर टू स्टार्ट। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर तैयारी करना चाहता था, तो टाइमलाइन से स्टार्ट करने में इश्यूज आते हैं। एंड सर कोई 2-3 अगर टिप्स मिल जाए जो आपने सीखी हैं जो मेरे काम आ सकती हैं। तो यार ये तो चलो मैं अपना एक्सपीरियंस के बेस में कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। सो आप ये इसमें अपीयर हो रहे हैं 25 में? यस सर। ओके, सो सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो अपीयर मतलब ठीक है, वरना तो इट्स योर चॉइस। और सीयूटी पीजी अप्लाई किया आपने? नहीं सर, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो सीयूईटी तो नहीं करना सर। ओके, फिल कर देना, हेल्प करेगा। क्या पता, मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली रह के आप प्रिपेयर कर सकते हो, यदि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाता है सीयूटी पीजी में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे बहुत सारे आपको आपके कलीग्स मिल जाएंगे, क्लासमेट्स मिल जाएंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे, कोचिंग ले चुके होंगे प्रॉपर, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है उन्हें, बहुत ज़्यादा। सो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। और दूसरा ये कि जो टिप्स हैं वो यही है कि आप जैसे कुछ एक सोर्स पढ़ते हैं सोशियोलॉजी का, तो उसको बार बार पढ़े, रिवीजन करिए। जैसे जो ऑथर ने जो लाइन बोली है, जैसे सोशल फाइट की डेफिनेशन जो दी है टर्काइम ने, वो आपको ना रटी होनी चाहिए। तो वो रटोगे, मतलब रटी तभी होगी जब आपने उसको बार बार पढ़ा होगा। यस सर।
ऐसे ही सुसाइड की जो डेफिनेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट्स ऑफ द विक्टिम इन इटसेल्फ, इस तरीके से वो डेफिनेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए जब आप सुसाइड का आंसर लिखना शुरू करते हैं। ऐसी वेबर की दिवर्सिटी जो है वहाँ पे आप लिखते हैं आंसर, तो आपको एज इट इज डेफिनेशन उसकी याद होनी चाहिए। ऐसी जो Yes. प्रोटेस्ट आइडियल टाइप है उसका आपको एज इट इज डेफिनेशन याद होना चाहिए। ऐसी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे यदि क्या कहते हैं डेविस एंड एल्बर्ट इमोरी का कंसेप्ट आता है तो वो आपको याद होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्या है उनका कंसेप्ट, और वहाँ पर एक दो लाइन मतलब कोशिश करिए कि ऑथर की लाइन ही याद हो। जैसे मार्क्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप खुद से चाहे तो अच्छे से नहीं बता सकते, यदि मार्क्स की लाइन ही लिख देते हैं कोई भी लाइन तो वो आपको हेल्प करता है आंसर पे। क्योंकि और जो ये कॉपी चेक करने वाला ना सोशियोलॉजिस्ट ही होता है। सोशियोलॉजिस्ट भी क्या मतलब कोई प्रोफेसर होता है तो उसको वो सब पसंद होता है कि ओरिजिनल मतलब लिख के लेके आइए आंसर्स पे, वो सब है। सो यदि आप Yes. जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन उनको ऐसे डील करते हैं कि जो ऑथर ने जो बोला उसके एक दो लाइनें लिख देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज वैसे ही मिल जाता है। तीसरा और ये है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए कुछ फ्लैश कार्ड टाइप के, मतलब 2-3 पेज के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। मतलब इस क्वेश्चन से मतलब पीवाईक्यू आया डिवीजन ऑफ लेबर पे तो देखिए क्या क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली आप जब हम आंसर बनाते हैं तो डेफिनेशन शुरू करते हैं तो उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए कि मैं इससे शुरू करूंगा, इसके आंसर ये हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। थोड़ा जब पढ़ते हैं तो फ्लो बनाइए चीज़ों को कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जानी चाहिए। और जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं ना सोशियोलॉजी की तो हमेशा याद रखना कि वो एक फ्लो में होती है, वो पैराग्राफ पूरा फ्लो में होगा एक कहानी की तरह। तो उस लैंग्वेज देखिए, उसको अडेप्ट करिए कि किस फ्लो में लिखा गया, किस वे में लिखा गया है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। Yes. और कुछ और जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, इतना बहुत है सर, ये तो बहुत वैल्यू मिल गई मेरे को। टिप्स इंपॉर्टेंट है सर बहुत ज्यादा। अच्छा, अल्टीमेटली इसमें मैं यस मैम। थैंक कुछ यू। ऐड करना चाहूंगी। आपने बोला कि टाइमलाइन से आपको याद करने में प्रॉब्लम होता है, आपने शुरू करना चाहा था बट नहीं हो पाया। अगर टाइमलाइन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, आप थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप Shivani will be back soon. Anybody have another doubt? Yes, Sharvani, you don't have any doubt? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मैम एक्चुअली मेरी कुछ डाउट्स उमेश के क्वेश्चन से ही मतलब क्लियर हो गया, और कुछ ऐसे डाउट्स हैं लाइक टाइम मैनेजमेंट से। लाइक सर ऐसा हो रहा है ना कि आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर सीयूईटी, और काफ़ी ज़्यादा मेरे नोट्स वगैरह भी बैकलॉग में पड़े हैं, तो फिर वो और मतलब वो और नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे करें, इसको कितना टाइम दे कि हो जाए? लाइक आई डोंट हैव मच टाइम, और मेरा ऐसे सोशियोलॉजी बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर like optional also. हेलो, ये मुझे आंसर करना है? कोई भी आंसर कर सकता है। संचिता, यू वांट टू आंसर? शर्वनी, आई थिंक क्योंकि एग्जाम अगले महीने है एंड आप कह रहे हो कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपिक वाइज जाओ, है ना। पहले अगर थिंकर्स हैं, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और टफ पॉइंट्स क्या हैं, मतलब इस अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आप जल्दी कवर कर लोगे, एक हफ्ते में कवर कर लोगे। तो मान लो अगर आपके थिंकर्स बहुत अच्छे हैं तो आप एक बार थिंकर्स को एक दिन दो और उसमें पूरे थिंकर्स कंप्लीट करके अगले दिन उनका पीवाईक्यू कर लो। तो इस हिसाब से आपके यूनिट वाइज क्लियर हो रहे हैं। इवन इफ आप स्कोर नहीं अच्छा कर पा रहे हो, योर सिलेबस इज गेटिंग कवर्ड, आपका कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, दैट विल डेफिनेटली ऐड टू योर फाइनल मार्क्स। तो ये आप कर सकते हो, और एक टू डू लिस्ट बना लो कि आज इतने घंटे पढ़ना है, आज ये डेफिनेटली करना है, और जब तक नहीं होगा तब तक सोना नहीं है। एग्जाम 1 महीने में है, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको सामने से डालना होगा कि इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स 9 आवर्स तो उसको 7 कर दो, 1 घंटा एक्स्ट्रा जग लो रात में, और यूनिट वाइज सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू करो। ऐसे बहुत सेग्रीगेटेड है कि आज रिसर्च मेथड कर लिया, आज पोस्ट मॉडर्न कर लिए, आज सोशल प्रॉब्लम्स कर लिए। इफ यू गो सिलेबस वाइज या यूनिट वाइज तो आपका एक एक कवर होगा, और अंदर से आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा कि चलो मेरे 2 यूनिट्स हो गए और 8 बाकी है, और चलो और 5 बाकी है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका वो दिमाग उस पे लग जाएगा, मतलब यू गेट इनटू द प्रोसेस वंस, आपका खुद का टाइम मैनेजमेंट आपसे हो जाएगा। आपको बस उस प्रोसेस में घुसना है। कोई आपको सिखा नहीं सकता कि अच्छा शर्वनी 6 बजे उठ के 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। यू हैव टू गेट इनटू द प्रोसेस योरसेल्फ।
और Yes, इसका ma'am. सबसे Ma'am, हाँ like I think I can't read now book. हाँ तो हाँ क्या डोंट मैं रीड बुक्स, आई एम नॉट सेइंग रीड बुक्स, मैम डोंट, लाइक अगर आई आपके कैन पास डू टाइम सच नहीं दैट है। हाँ जी। मैम के जो भी मतलब लाइक मटेरियल प्रोवाइड करती है मैम, तो बस उन हम्म पे रिलाई करूँ, उनसे हम्म खुद के नोट्स बना लूँ एंड देन क्वेश्चंस हम्म। लगाऊं, रिवीजन करूँ एंड देन क्वेश्चंस लगाऊं एज मच एज आई कैन। अगर आपके पास एक डेफिनेट सोर्स है, आपके पास एक ही बुक है या फिर एक ही अगर हिमानी मैम के नोट्स है और वही है, तो आप उन पे ही स्टिक करो और उसको मल्टीपल रिवाइज करो, क्योंकि आपके पास 1 साल तो है नहीं प्रिपेयर करने को, यू हैव ओनली 1 मंथ, उसमें आप सब नहीं पढ़ सकते हो। तो स्टिक टू वन रिसोर्स और उसके PYQs करो। PYQs आर लाइक द की टू योर सक्सेस, कि क्लियर होगा तो PYQ के थ्रू ही होगा, क्योंकि आप उस प्रोसेस में घुसते हो, आप उस एग्जामिनर के दिमाग में आपको पता चलता है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है या ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप एक रिसोर्स पे स्टिक करो और उसको यूनिट वाइज कंप्लीट करो। एक बार स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, तो इट वुड बी वेरी इजी कि आप खुद, आपका 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वो खुद को कॉन्फिडेंस आता है तो सामने से एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी का भी मन करता है ना, कि चलो आज मैंने 60 क्वेश्चंस करे, अब मैं 65 कर दूंगी अगले दिन में, या 70 क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको खुद को बिल्ड करना है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। संचिता ने और बहुत मैं इम्पोर्टेंट टिप्स इसमें ऐड दिए करना आपको। चाहूंगी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, मैंने आज ही 2019 से लेके 2024 तक का पेपर एनालाइज किया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बुक पढ़ना होगा या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है और काफ़ी फैक्चुअल है और डायरेक्ट पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि हिमानी का नोट्स इनफ होगा, क्योंकि मैं ये जानने के लिए ही पेपर एनालाइज कर रही थी कि जब हम सभी ने पेपर क्वालिफाई किया था JNU के लिए, उसके बाद और अभी में क्या चेंज हुआ है। तो बस 1-2 चीज़ इसमें हुआ है कि मॉडर्न थिंकर से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं और न्यू जो अनकॉमन जो फ्यू क्वेश्चन थे वो है जैसे कि सेंसस से रिलेटेड, तो वो आप सोशल प्रॉब्लम में कर सकते हैं और कुछ-कुछ कॉमन सेंसिकल भी होते हैं, तो ऑब्वियसली वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप हिमानी के नोट्स पे और रिसोर्सेज पे रिलाई कर सकते हैं और देन PYQ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है। तो जो भी है, दैट्स व्हाई मैंने पेज का नंबर तक दे रखा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इस पेज से इस पेज के बिटवीन ही पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। बट मुझे लगता है कि अभी आपके पास कम टाइम है, तो आप रिवाइज कीजिए और हिमानी का नोट्स पढ़िए, इतना इनफ है। थैंक यू। श्योर मैम, थैंक यू। अच्छा, मैं ऐड कर दूं इसमें कि जैसे मैं बहुत बार मैं बच्चों को भी बताती हूँ ये बात, कि जो मतलब जैसे राजेश ने भी कहा अभी मतलब थोड़ी देर पहले कि मेरे नोट सब कुछ नहीं है, मैं बुक का सप्लीमेंट नहीं दे सकती हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जैसे लक्स का डिटॉल यूज कर सकते हो आप, मैं किताब का सप्लीमेंट नहीं दे सकती हूँ। मैं सिर्फ किताब से निकाल कर कुछ दे सकती हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ठीक है। लेकिन जो किताब से पढ़ोगे वो अलग चीज है ना, कि जो फर्स्ट हैंड ले रहे हो वो अलग चीज है। जैसे हमने प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा पढ़ा भी था, तो प्राइमरी डेटा इज डिफरेंट थिंग। तो खुद से किताब पढ़ना सीखना चाहिए और खुद से, मुझे लगता है मैं सारे बच्चों को रेफर भी करती हूँ कि अगर टाइम नहीं है तब तो कोई जरूरत नहीं है कि एकदम जाना ही है, अभी सिर्फ एग्जाम क्लियर करना अगर एम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन जनरल भी अगर है तो इन जनरल आपको खुद किताब पढ़नी चाहिए। जो आप उससे समझ बना पाओगे वो मेरे लेक्चर से समझ नहीं बना पाओगे, कि मेरे लेक्चर से सिर्फ आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो कि भैया कार्ल मार्क्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर क्लियर कर लिया बस। कार्ल मार्क्स है क्या वो खुद से पढ़ने से समझ आएगा, मेरे बताने से समझ नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि खुद से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये लेटर ऑन के लिए बता रही हूँ, अभी तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है तो रिलाई कर सकते हो, ठीक है। और मैं क्लास में तो हर चीज का लेके चलती हूँ कि कार्ल मार्क्स से क्या क्या एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कैसा पूछेगा, ठीक है। चलो, और किसी को कोई डाउट है? आश्रा? यस उमेश? Ma'am, like for just exam perspective, can we get any like source where like there are so many question banks, like because we cannot refer to books right now due to schedule constraints. किस चीज का बुक पूछ रहे हो आप, मॉक वगैरह के लिए? नहीं, book as in like somewhere a question bank, like so that we can go through a diverse questions in short span. आई थिंक एक किताब है, संचिता है ना, UGC नेट का एक है जो हम सॉल्व कर सकते हैं शायद। आप कुमार राठा का भी एंड में, आप यू कैन गेट कुमार राठा का भी एंड में पूरे 10 साल का है।
कुमार राका में सिलेबस भी है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, वन लाइनर्स है वो। इट इज अ वेरी गुड बुक, आप सबको रिकमेंडेड है कि आप वो लो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप सारे सब्जेक्ट सारे रिसोर्सेज नहीं पढ़ सकते हो। एक बुक अगर आपको कोई चाहिए तो आप कुमार राका लो। कुमार राका ले सकते हैं। हाँ, वन लाइनर्स हैं वो, बहुत इजी टू ग्रास्प बुक है और उसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो आप वो करो, वो बहुत हेल्पफुल होगी। और नितिन सांगवान में भी प्रैक्टिस सेट दे रखा है, अरिहंत में भी है और कुमार राखा में भी। बट रिलायबल कौन है ज़्यादा, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो न्यू होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है कि सारे में बहुत सारे ऑप्शन और क्वेश्चन गलत दिए होते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो सारे अपने एक्सपीरियंस के अगर अकॉर्डिंग बताऊँ तो कुमार राखा बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन गलत होते हैं बट उनके नंबर काफ़ी कम होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे लग रहा है कि ये ऐसा मैंने पढ़ा था ऐसा नहीं है, तो उसको आप उसी टाइम जाके चेक करिए, इग्नू का होगा या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पर, या हिमानी मैम से किसी से भी सेंड करके कि मैम इसका ये दे रखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में जाके आप टिक ना कर दे कि मैंने ये यहाँ पर पढ़ा था। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि आप जाके कुमार राखा से सेट सॉल्व करो, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन, 2-4 क्वेश्चन हर बुक में गलत है बट कुमार राखा में कम गलत है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। राका की किताब टेलीग्राम पीडीएफ है क्या उसका अवेलेबल, फ्री वाला है शिवानी, या खरीदना ही पड़ेगा बच्चों को? पीडीएफ तो नितिन सांगवान वगैरह का, अरिहंत का देखिए, अगर मुझे मिलता है तो मैं शेयर कर दूंगी फिर। चलो ठीक है गाइज, अगर पीडीएफ मिलता है तो आई विल शेयर। बाकी किसी को कोई डाउट है? आस्था ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। हर्षित, गीता और कौन बच्चे हैं? स्तुति, नहीं डाउट है तो हम खत्म करें सेशन को? किसी को आगे भी डाउट आएगा तो यू कैन कनेक्ट विद एनी मेंटर, ओके? वी आर द पार्ट ऑफ हिमानी मैम टीम, so you can connect with us if any content provided by Himani ma'am to you, so you can think on that ki we are also playing role on it, okay? So it's a team, so you can connect with us anytime with any either UPSC optional or anything. So all the best to all of you, and we want to see you in the higher positions and higher authorities, higher universities. Okay, all the best. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।